गुड आफ्टरनून क्लास। एसएससी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन क्या होता है। ठीक है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऐसा रसायन है ना। अगर कहें कि वैसे साइंस की क्या परिभाषा है, तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर उसकी कई ब्रांच है ना, उसकी कई ब्रांच है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। उसमें भी केमिस्ट्री जो है वो फिर से डिवाइडेड कर दी गई, किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है या कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कह रहे हैं? कार्बनिक रसायन उसे कहेंगे जिसके अंदर कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में यौगिकों का अध्ययन किया जाए, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज। अब सबसे पहले जब हम कह रहे हैं कि एक अलग से ब्रांच बनाई गई है कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ने के लिए, है ना, तो अब हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये कार्बन पूरी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। तो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। दो इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हमको रखने थे। कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमको क्या पता चला कार्बन के बारे में? कार्बन का कौन सा वर्ग है, कौन सा आवर्त है और कौन सा ब्लॉक है। देखिए, सबसे पहले ब्लॉक की बात करें तो लास्ट में क्या रहा है? पी, तो यानी ये पी ब्लॉक का है, कार्बन पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक के साथ साथ इसका वर्ग और आवर्त क्या है? अब पी ब्लॉक में वर्ग निकालने के लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि पी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? 13 ग्रुप से। वर्ग 13 से स्टार्ट होता है, इसलिए किसी भी एलिमेंट के जो लास्ट में पी आ जाए यानी वो पी ब्लॉक का है, तो उसका वर्ग पता करने के लिए आगे 12 ऐड कर देते हैं, है ना। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 12 + 2। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 14। यानी जो आपका कार्बन है वो वर्ग 14 का यानी ग्रुप 14 का एलिमेंट है। आगे आवर्त पता करना है। आवर्त आगे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी कोष दिखा रहा है? दूसरी। तो ये आपको आवर्त बताता है। यानी इतनी चीज हमको पता चल गई कि जो कार्बन है, कार्बन क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का तत्व है, वर्ग 14 का है और आवर्त दूसरे का है। ठीक है, इतनी चीज। अब क्या देखते हैं, ये कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है, इसके अपरूप कुछ है। देखिए, कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन्स। ठीक है, ये क्या है? कार्बन के अपरूप है। जब कार्बन अधातु है तो ये इसके जो अपरूप होंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन्स, ये भी क्या हो जाएंगे? अधातु हो जाएंगे। लेकिन हीरा क्या है? अधातु होने के बावजूद भी कैसा होता है? कठोर होता है, कठोर और चमकदार होता है। इतनी भी समझ आए? क्या है? अधातु है और अधातु का गुण क्या होता है? अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन हीरा क्या है? अधातु होने के बावजूद भी चमक को प्रदर्शित करता है। यानी ये क्या है? ये अपवाद स्वरूप पढ़ा जाता है। हीरा क्या है? अधातु का अपवाद है। ठीक है, कठोर प्रवृत्ति का होता है हीरा, जबकि अधातु कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है?
अधातु है क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, जब कार्बन अधातु है तो उससे बनने वाली चीजें भी क्या हो जाएंगी, अधातु। तो ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करता है, विद्युत का प्रवाह करता है ना। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक कहलाता है। ठीक है, आगे ऐसे आपका फुल्लेन्स भी है, फुल्लेन भी क्या है आपका, अधातु है। इतनी चीज समझ में आई। हमको आज पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले हम समझ लें कि ये कार्बन है क्या, कहाँ से आया है ना। तो सबसे पहले हमने देखा ये कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक में है, 14वें वर्ग में है, दूसरे आवर्त में है। इसके कुछ अपरूप हमने देख लिए, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेन जैसे। अब हम कार्बन की बॉन्डिंग देख लेते हैं, है ना। कार्बन की बॉन्डिंग देख लें, उसके बाद हम मतलब कार्बन कितने बंध बना सकता है। इसके बाद चलेंगे कार्बन के यौगिक और उन यौगिकों के क्या नाम होते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, ये समझेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमने किया तो ये दूसरी कोष यहाँ, दूसरी कोष यहाँ, यानी कुल लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसके कितने पास आए, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ दूसरे कोष के और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो मतलब कार्बन क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है ना। अब हर एलिमेंट, आपको पता होगा, हर एलिमेंट क्या करना चाहता है, अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है अस्थाई बनने के लिए, है ना, अस्थाई बनने के लिए। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। कार्बन के बाह्यतम कोष में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर हम ये बना दें कि ये नाभिक है, यहाँ बाहर क्या है, सेल यानी कोष है ना। तो कह रहा है कि दूसरी कोष में, ये पहली कोष, ये दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, यही 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर अस्थाई बनना चाहे, कार्बन अगर अस्थाई बनना चाहे तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो इसके अंदर वाली जो सेल बचेगी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यस में 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो वो अस्थाई माना जाएगा, है ना। तो इसके पास एक तो ये ऑप्शन है कार्बन का कि ये या तो अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, या तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ग्रहण कर ले। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 कंप्लीट करना चाहता है, 8 कंप्लीट करना चाहता है अष्टक रूल के हिसाब से। तो इस 4 के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये दोनों त्याग कर दे, और त्याग करके क्या करेगा, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो 4 धन आवेश आ जाएगा इस पर, है ना। और या तो ये फिर क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करके C4 माइनस बनाए, है ना, अष्टक कंप्लीट करने के लिए। लेकिन कार्बन इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं करता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेता है ना। फिर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर था, अब ये कार्बन है आपका, तो अच्छा ऐसा होता है क्योंकि मान लीजिए कार्बन था आपका, कार्बन के अंदर अभी जब कार्बन केवल 6 है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन 6 में, है ना। और अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 6 है। ठीक है, अगर कार्बन क्या करे, अगर कार्बन अपना अष्टक कंप्लीट करने के चक्कर में 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है ना, तो इस पे 4 माइनस आ जाएगा, 4 किसी से ले रहा है तो 4 माइनस आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इसके पास पहले थे, 4 इसने ले लिया, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास 10 हो जाएगी। लेकिन प्रोटॉन अब भी इसके पास कितने रहेंगे, प्रोटॉन अभी भी 6 ही रहेंगे, है ना। तो ये जो कार्बन परमाणु है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर 10 हो जाएंगे जब ये 4 किसी से ले लेगा तब, है ना, 4, और इसके पास प्रोटॉन अब भी 6 है, तो ये 6 प्रोटॉन जो है इस 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी यहाँ पर जो जेफ होना चाहिए, जो नाभिकीय आवेश होना चाहिए प्रोटॉन प्लस वाला, इस 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। तो होगा क्या, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ये प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, आगे के बाद फिर क्या करें, अच्छा अब सेकेंड ऑप्शन ये बचता है, चलो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, किसी को नहीं ले सकता तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो
4 इलेक्ट्रॉन जब देने की बारी आती है, मतलब C4+ बनाने की बारी आती है, फिर क्या कंडीशन आती है, अब ये प्रोटॉन मना कर देता है। कार्बन का जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है ये मना कर देता है कि हम अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देंगे, है ना। हम अपने 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ कैसे किसी को दे दे, तो नहीं देता ये अपना, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे करके, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस चार्ज बनना चाहता है, और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और का लेकर के माइनस चार्ज बनना चाहता है। तो फिर क्या होता है, लेकिन इसको स्टेप भी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ऐसे में क्या होता है, ये किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है जिसको क्या, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ताकि ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ ले। देखिए जैसे क्या कहना चाह रहे हैं हम कि कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं बिंदु, ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, है ना। अब ये चाहता है कार्बन कि कोई ऐसा इसको मिल जाए जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे, और ये हमारे वाले से भी, मतलब हम साझा करना चाहता है ना। तो ऐसे में इसको हाइड्रोजन नजर आता है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को हम रेड वाले से दिखा रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ समझिएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके थे, कार्बन के, सबसे बाह्यतम कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ताकि ये उसके साथ सहसंयोजी बंध बना ले, है ना, साझेदारी कर ले इलेक्ट्रॉनों की, है ना। तो हाइड्रोजन है, सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर से दिखा रहे हैं हाइड्रोजन वाला, है ना। तो अब ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन भी चाहता है कि हमको कोई ऐसा मिले जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे। कार्बन भी ऐसा चाहता है कि हमको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन ना तो हमारे ऊपर प्लस चार्ज आए, ना तो हमारे ऊपर माइनस चार्ज आए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है। हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर साझे की चीजें बीच में रखी जाती है, जो चीज सबके सामुदायिक सबकी होती है वो चीज बीच में रखी जाती है साझे, ताकि तुमको जरूरत हो तो तुम ले लो, हमको जरूरत हो तो हम ले लें, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं। जब हाइड्रोजन को जरूरत होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अपना क्या, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, है ना। यहाँ से भी, इधर से ये वाला हाइड्रोजन, इधर से ये वाला हाइड्रोजन, इसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। ये देखिए हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन के कंप्लीट। ये तो हाइड्रोजन की बात हुई। अब भी ऑक्सीजन को क्या हुआ, ऑक्सीजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ये भी तो अपना 8 कंप्लीट करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो चारों इसके पास पास लगे हुए हैं इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखना, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की कंप्लीट, है ना। ये भी अस्थाई बन गया। हाइड्रोजन भी अस्थाई बनना चाहता था, वो भी कैसे, एक हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन के पास यहाँ था, इसको एक की और जरूरत थी, कार्बन से एक यहाँ लिया, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ, 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 है ना। ये देखिए मतलब इस तरह से हाइड्रोजन भी अपना अस्थाई हो गया और कार्बन भी अस्थाई हो गया। तो यानी यहाँ से निकल करके आता है कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है ना। कार्बन की संयोजकता, या कह लीजिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन कितना बंध बना रहा है, 4 बंध। अब आप कभी भी गलती मत करिएगा ये कि कार्बन के 5 बंध बना दीजिएगा, है ना, चाहे कुछ भी करिएगा, लेकिन ये चीज आप नोट करके लिखिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बंध बना सकता है, ठीक है। कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बंध बना सकता है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो आगे आप चलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो कार्बन का हमने जो पीछे की चीजें थी, मतलब कार्बन कहाँ पाया जा सकता है, उसके क्या अपरूप हैं, वो कितने बंध बना सकता है, ये सारी चीजें हमने सीख ली, है ना। अब एक चीज और अगर आप सीखना चाहें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, है ना, संकरण अगर सीखना चाहें आप कार्बन पे तो वो भी अभी हम सीख देंगे, ठीक है। अब कार्बन में संकरण सीखने के लिए, है ना, कार्बन का संकरण कैसे पता चलेंगे,
किसी भी यौगिक या कार्बनिक यौगिक में, है ना, कार्बन का संकरण क्या, कार्बनिक यौगिकों में संकरण हमको अगर पता करना है कि एक इस पर्टिकुलर कार्बन पे कौन सा संकरण, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो एक चीज आप यहाँ देखिए सबसे पहले कि अगर ए और बी एकल बंध के द्वारा बंधित है ना, ए बी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई मेथिल एथिल ग्रुप कुछ भी, है ना, तो ए और बी के बीच में अगर सिंगल बंध है तो वो कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध। अगर ए और बी डबल बॉन्ड से आबंधित है ना, अगर ए और बी के बीच में दो बंध है तो उसमें से एक बंध पाई हो जाएगा, एक बंध सिग्मा हो जाएगा। अगर ए और बी के बीच में तीन बंध है तो उसमें से दो पाई बंध हो जाएंगे, एक सिग्मा बंध हो जाएगा। इतनी चीज समझ आए। अब संकरण के लिए क्या कहते हैं, संकरण कैसे पता करेंगे कि अगर सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर है, सिग्मा बंध और लोन पेयर से हम क्या करते हैं, संकरण पता कर लेते हैं। अगर सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ने के बाद क्या आता है, दो, तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण Sp हो जाएगा। अगर सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ने के बाद तीन आता है तो संकरण Sp2 हो जाएगा। अगर उसको जोड़ने के बाद चार आता है तो Sp3 हो जाएगा, पाँच आता है तो Sp3D हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, आगे होगा तो D2 D3 इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको फिलहाल यहीं तक आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इतने ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि एकल बंध जब होगा तो वो सिग्मा बंध होगा। अगर दो चीज़ों के बीच में डबल बंध, जैसे यहाँ ए और बी के बीच में दो बंध है तो उसमें से एक को पाई माना जाएगा, एक को सिग्मा माना जाएगा। अगर तीन बंध हैं तो तीन में से दो को पाई माना जाएगा, एक को सिग्मा माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे पता करेंगे हम कि किस पर कितना संकरण है, Sp संकरण है कि Sp2 संकरण है कि Sp3 संकरण है, कैसे पता करेंगे। तो आपको क्या बताए कि आप उस पूरे यौगिक में देख लीजिए कि इस एक जिस कार्बन पे आपको संकरण पता करना है उस कार्बन पे देखिए कितने बंध बन रहे हैं, है ना, वो कार्बन कितने बंध बना रहा है। तो आपने इसके पहले क्या सीखा है कि कार्बन चार बंध बनाता है ना, कार्बन चार बंध ज्यादा से ज्यादा बना सकता है। तो कार्बन चार बंध, उस बंध में भी कितने सिग्मा है कितने पाई है ये चीज देखना है। तो आपको कुल क्या करना पड़ेगा, जितने सिग्मा बंध होंगे उसको जोड़ लेना है, इसके साथ में जितने लोन पेयर होंगे, है ना, जितने लोन पेयर होंगे दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर दो आ जाता है तो उस कार्बन पर संकरण Sp2, अगर जोड़ने के बाद इन दोनों को तीन आता है तो Sp2 सॉरी दो जोड़ने के बाद अगर टू आता है तो Sp, अगर तीन आता है तो Sp2, अगर चार आता है तो Sp3 और अगर पाँच आता है तो Sp3D। करके देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमने कितने कार्बन लिए, दो कार्बन, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितने हैं, एकल बंध है, ठीक है। अब कार्बन कितने बंध बना सकता है एक कार्बन, ज्यादा से ज्यादा चार बंध। तो एक इसने यहाँ पे बना लिया है, तीन और बना सकता है, एक यहाँ यहाँ यहाँ, चार बंध हो गए इस कार्बन के, एक दो तीन चार, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन भी चार बंध बना सकता है, एक बंध इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, तीन और बना सकता है, बना लिया इसने, है ना। अब हम अगर कहें कि इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा तो आप क्या करेंगे, संकरण निकालने के लिए सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। सिग्मा बंध क्या होता है, सिंगल बंध को ही सिग्मा बंध कहते हैं, है ना। का ए और बी के बीच में अगर एक बंध है तो वो सिग्मा बंध ही होगा, है ना। तो इस कार्बन पर कितने एकल बंध है, एक दो तीन चार, कुल चार क्या है, एकल बंध यानी सिग्मा बंध है। लोन पेयर भी इसमें जोड़ना है, तो इसमें कहीं लोन पेयर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो लोन पेयर की जगह पे हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। अब पूरा जोड़ने के बाद कितना आया, फोर, और अगर सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ने के बाद फोर आता है तो उस कार्बन पर संकरण Sp3 हो जाता है, मतलब इस कार्बन पर संकरण Sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखिए इसी में आगे समझिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध होता, द्विआबंध होता, तब क्या करते, कार्बन अब भी चार ही बंध बना सकता है ज्यादा से ज्यादा,
दो इसमें पहले ही कार्बन कार्बन के साथ में बना लिया है, तो अब इस ये और कितने बना सकता है, दो और बना सकता है ना, दो यहाँ, तीन, चार, ठीक है। इसी तरह ये वाला कार्बन भी चार बंध बना सकता था, दो इसने यहाँ बना लिया है, तो एक तीन और एक चार, ठीक है। हमको संकरण पता करना है इस कार्बन पे, है ना, इस कार्बन पे। चलो अच्छा, अब की बार इस वाले कार्बन पता कर लेते हैं, है ना। इस वाले कार्बन पे मान लीजिए हमको संकरण पता करना है, तो संकरण पता करने के लिए सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बंध यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब होता है तो उसमें से एक पाई एक सिग्मा हो जाता है। मान लीजिए अगर ये ऊपर वाला पाई बंध है, नीचे वाला सिग्मा बंध है ना, ये सिंगल बंध है तो ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है। ऐसे इधर वाला ये दो डबल बॉन्ड था इस कार्बन के लिए भी है ना, तो इसमें से एक पाई एक सिग्मा, ये भी एक सिंगल बंध है तो ये सिग्मा, ये भी सिंगल बंध है तो ये भी सिग्मा, है ना। अब इसमें संकरण पता करना है, संकरण के लिए क्या फार्मूला है, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। सिग्मा बंध इस कार्बन से कितने बन रहे हैं, एक दो तीन, तीन सिग्मा बंध बन रहे हैं, तो तीन प्लस लोन पेयर, लोन पेयर कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो जीरो लिख देंगे लोन पेयर की जगह पे, कितना आया, तीन। मतलब सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ने के बाद तीन आया, और तीन अगर आता है तो संकरण sp2 हो जाता है, मतलब इस कार्बन पर संकरण sp2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक तीन बंध वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ये था आपका कार्बन, है ना, ये कार्बन इस कार्बन से त्रिआबंध द्वारा जुड़ा है। कार्बन ज्यादा से ज्यादा बंध कितने, चार बना सकता है, ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, कार्बन ज्यादा से ज्यादा चार बंध बना सकता है। तीन आबंध इन लोगों ने पहले बना लिया है। अगर ए और बी के बीच में तीन बंध है तो दो बंध पाई हो जाते हैं, एक सिग्मा हो जाता है, तो मतलब ये वाला बंध पाई, ये वाला बंध भी पाई, एक सिग्मा बंध। कार्बन तीन बंध बना लिया है, यहाँ पे एक बंध और बना सकता है, यहाँ भी कार्बन एक बंध और बना सकता है। अब ये जरूरी नहीं हमने इस बंध को यहाँ बनाया है तो आप भी यही बनाए, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सिंगल बंध को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं, यहाँ भी सिग्मा बंध। संकरण पता करना हो चाहे जिस कार्बन पे, तो क्या करेंगे, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। अगर इस कार्बन पे पता करना चाहें तो कितने सिग्मा बंध, एक यहाँ है एक यहाँ है, इस कार्बन से लगे हुए दो सिग्मा बंध हैं तो दो लिख दिए, प्लस लोन पेयर, लोन पेयर कुछ नहीं है तो जीरो। अब यहाँ पर क्या आ गया, दो आ गया, मतलब लोन पेयर और सिग्मा बंध को जोड़ने के बाद दो आया है, और अगर दो आता है तो संकरण sp हो जाता है, मतलब इस कार्बन पर संकरण sp हो जाएगा, इस कार्बन पर भी संकरण sp हो जाएगा। आई होप आप संकरण पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। आपको एक चीज याद रखना है, कार्बन हमेशा चार बंध बना सकता है, उससे ज्यादा बंध नहीं बनाएगा। अगर सिंगल बंध है तो सिग्मा, अगर डबल बंध है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर तीन बंध है तो दो पाई एक सिग्मा, ठीक है। संकरण निकालने के लिए सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, अगर दोनों को जोड़ने के बाद में दो आता है तो संकरण sp, दोनों को जोड़ने के बाद में अगर तीन आता है तो sp2, चार आता है तो sp3, अगर और आता है पाँच आता है तो sp3d, आगे ऐसे पढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब सीधे सीधे चलेंगे नामकरण पर, ठीक है। IUPAC नामनक्लेचर पर चलेंगे। देखिए IUPAC स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, है ना, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, मतलब ऐसे नहीं कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे उनको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो भागों में बढ़ जाएगा, है ना, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, ठीक है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कब कहेंगे, जब बंध क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध और द्विआबंध होता है, सॉरी द्विआबंध और त्रिआबंध, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिआबंध। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध और त्रिआबंध होगा। ठीक है इतनी चीज। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे संतृप्त, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ये क्या है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है ना। द्विआबंध के लिए क्या होता है, यहाँ पर CnH2n और यहाँ पर होता है CnH2n-2। ठीक है। एक बंध जब होगा यहाँ एन शब्द यूज होता है। एन क्या, प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स है ना, मतलब क्या, अनुलग्न, हिंदी में ही जानिए आप लोग है ना। अनुलग्न, अनुलग्न पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मतलब पहले ही लग जाने वाला है ना, अनुलग्न मतलब आगे लगने वाला। आगे लगने वाला मतलब कैसे, मतलब समझाते हैं। फिर पहले आप इतना जानिए कि एन अनुलग्न लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन है ना, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इतनी समझ में आई। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे, एकदम नाम से ही क्लियर कट है ना कि हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक है ना। अब कह रहा है कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक संतृप्त हो सकता है, एक असंतृप्त हो सकता है। संतृप्त में बंध हमेशा एकल बंध होगा है ना, एकल बंध होगा, और उसमें अनुलग्न क्या लगेगा, एन लगेगा। सामान्य फार्मूला है ना, सामान्य सूत्र इसका CnH2n+2 होगा। यहाँ पर असंतृप्त दो भागों में बटा हुआ है, द्विआबंध और त्रिआबंध दो तरीके से हो सकता है। द्विआबंध मतलब जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ सामान्य फार्मूला CnH2n होगा, और यहाँ पर अनुलग्न जो होगा वो इन लगेगा। यहाँ त्रिआबंध में CnH2n-2 होगा, और यहाँ पर अनुलग्न आइन लगेगा। उदाहरण से समझे, उदाहरण से समझे, उदाहरण कैसे, अगर C मान लीजिए, C अगर 2 है, अब सीधे फार्मूले पे रख रहे हैं है ना, n बराबर, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। अगर C बराबर हमने 2 रख दिया है ना, तो H कितना रखना पड़ेगा हमको, H2n है ना, तो मतलब 2 गुणे 2 है ना, H2n 2, और n की जगह 2 रखा है तो इसलिए 2 है ना, +2। ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, C2H 2 दूना 4 और 4 2 6, मतलब C2H6 है ना, C2H6 ये बनेगा। और ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है कार्बन है इसलिए हाइड्रोकार्बन हुआ। मतलब हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, तो हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या, सामान्य फार्मूला है CnH2n+2, मतलब C2H6 है ना। ये क्या है, यहाँ पर लगेगा अनुलग्न, क्या लगेगा, अनुलग्न एन अनुलग्न लगेगा है ना। और अगर 2 कार्बन रहता है, ये चीज अभी हम आपको एक बता देंगे कि 1 कार्बन रहता है तो उसके लिए क्या लगते हैं, 2 कार्बन रहता है तो क्या लगता है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन के लिए लगता है मेथ, 2 कार्बन के लिए लगता है एथ है ना। तो 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पर एथ लगेगा, और इसके आगे अनुलग्न है ना, आगे लगने वाला, मतलब एथ के आगे क्या लगेगा, अगर सिंगल बॉन्ड था एन लगेगा है ना, तो एथेन है ना। इसी में जोड़ के लिख देंगे एथेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसको अलग से लिखना चाहे तो एथ लिख दिया है, अब आगे एन लिख दे है ना, दोनों सही है। ठीक है। आगे यहाँ पर देखें, अगर CnH2n वाला समझे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, द्विआबंध कार्बन कार्बन के बीच है ना। अब कार्बन लिया, इसके बीच में बॉन्डिंग कितनी बना दी, 2। ठीक है। अब देखना, द्विआबंध होना, डबल बंध है जो होना जरूरी था असंतृप्त वाले में, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध बना दिया। कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। 2 इसने बना लिया है, इस कार्बन ने 2 बंध बना लिया है, तो 2 और बना सकता है, एक यहाँ मान लीजिए बना लिया, एक यहाँ बना लिया।
इसी तरह ये वाला कार्बन भी 4 बंध बना सकता था, 2 यहाँ बना लिया है, 3 1 4 बंध बना लिया। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, C2H4, C2H4 है ना। फार्मूले पर रखिए क्या सही है, Cn है ना, CnH2n। कार्बन कितने थे, 2 थे है ना, कार्बन कितने थे, n की जगह 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2n, मतलब कार्बन का डबल। तो कार्बन कितने थे, 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाना चाहिए था, 4, यानी C2H4 सही है बिल्कुल, है ना। मतलब ये सही है, द्विआबंध होना चाहिए था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध बना दिया, इस हिसाब से हाइड्रोजन 4 होना चाहिए था फार्मूले के हिसाब से CnH2n, तो यहाँ पर C2H4 है, यानी ये चीज एकदम सही है। नाम अगर जानना चाहते हैं आप इसका, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन के लिए होता है एथ, तो एथ लिख दिया हमने, है ना, एथ लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अनुलग्न क्या लगता है, इन, है ना, तो एथीन। ठीक है, एथीन। अब आगे क्या है, त्रिआबंध वाला है ना, त्रिआबंध वाला है। यहाँ पर क्या है, अगर त्रिआबंध है, कार्बन है, कार्बन के बीच में त्रिआबंध है। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल आबंध से आबंधित है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बंध बना सकता है, 3 इसने बना लिया है, 1 यहाँ बनाएगा, इसने भी 3 बना लिया है, इसने भी 1 यहाँ बनाएगा, मतलब 4 आबंध इस कार्बन में भी बना लिया, 4 आबंध इस कार्बन में भी बना लिया, है ना। हाइड्रोजन रख दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कितने हैं, C की जगह फार्मूला क्या है, CnH2n-2, है ना। तो C कितने थे यहाँ पे, C आपके थे 2, C आपके थे 2। ठीक है, H कितना होना चाहिए, 2n पहले करिए, कार्बन जितना है उसका डबल करिए, मतलब 4, है ना। तो और 4 में से फिर 2 घटा दीजिए, तो 2, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, C2H2। फार्मूले पे रखें, सही है कि C का मतलब C कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन 2 थे। ठीक है ना। H2n का मतलब 2 रखे थे, n बराबर 2, है ना, तो 2 दूना 4। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हुए, लेकिन इसमें से 2 अभी और घटाना है, तो 4 में से 2 गए, फिर 2, है ना, तो मतलब C2H2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कार्बन के लिए 8, 2 कार्बन के लिए 8 बंध कितने हैं, 3 आबंध हैं, और यहाँ पर अनुलग्न क्या लगता है, आइन, तो एथाइन। इतनी चीज सबको समझ में आ गई कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे, उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। 2 भागों में बांट दिया गया है, एक संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त में केवल एकल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच, और जहां कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध होगा उसको असंतृप्त कहेंगे, जहां कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा उसको भी असंतृप्त कहेंगे। संतृप्त में क्या होगा, संतृप्त के लिए यानी एकल बंध में जो सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है ना, और उसके आगे अनुलग्न एन लगता है। ठीक है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, इस तरह से आगे। फिर इसके बाद यहाँ क्या होगा, द्विआबंध आता है। द्विआबंध के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, मतलब जितना कार्बन रहेगा उसका डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए आगे अनुलग्न एन लगेगा, जैसे हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, उसके आगे फिर इसी तरह आपका त्रिआबंध, कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध रहेगा, उसके लिए फार्मूला CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन रहेंगे उसका डबल हाइड्रोजन। लेकिन डबल हाइड्रोजन करने के बाद फिर उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे, यानी C यहाँ पर जैसे आपको बताया एथाइन के लिए C2H2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसके आगे आपने ये सब समझ लिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कब एन लगता है, कब ईन लगता है, कब आयन लगता है ना, और कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध हो सकते, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कितने आबंध बना सकता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, है ना, अगर कार्बन के बीच में बंध जैसे हैं उसको देखकर आप ये बता पा रहे हैं कि उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होगा, मतलब इसके पहले जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, इसी वीडियो में जितना हमने आगे पढ़ा, अगर वो सब आपको समझ में आ गया है तो IUPAC नाम समझने में आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं IUPAC। ठीक है, IUPAC मतलब इंडियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये जो कार्बन था ये बहुत सारे यौगिक बनते हैं, इसके कार्बन के बहुत यौगिक बनते हैं, तो हर यौगिक को कोई नाम देना चाहिए, है ना। हर यौगिक को कैसे पहचानेंगे कि ये एक ही, अगर एक ही जैसे 2 यौगिक हैं तो उनके
ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक यौगिक दो जैसे हो। जैसे देखिए, अब समझिएगा पूरी बात, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले आईयूपीएससी में आपको रूल समझाते हैं सीधे से, है ना, रूल से समझते हैं। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का अगर आपको नाम लिखना है आईयूपीएसी के हिसाब से, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले रूल होता है फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, है ना। अब प्रीफिक्स आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए पूर्व लग्न, है ना, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, है ना। फिर उसके बाद आता है सेकंड डिग्री पूर्व लग्न, ठीक है। उसके बाद आता है मेन वर्ड चाहे कहिए, मेन कार्बन चैन कहिए, है ना, या फिर रूट वर्ड कहिए, बात एक ही है। मुख्य कार्बन, है ना, मुख्य कार्बन। उसके बाद फिर आपको लिखना है यहाँ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री अनुलग्न हो गया। अब इसके बाद पूर्व लग्न हुआ, अब इसके बाद अनुलग्न आएगा, है ना, अनुलग्न। अनुलग्न और फिर आता है फर्स्ट डिग्री अनुलग्न, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए समझिए कि फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में क्या आता है। यहाँ आते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में जो कैसे, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, मेथिल, एथिल, इस तरह से और भी, ठीक है। सेकंड डिग्री में क्या आता है, साइक्लो, ठीक है। फिर मुख्य कार्बन में यहाँ देखिए, अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे मुख्य कार्बन में क्या होता है, अगर एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, इसके पहले जो हम कहते हैं अभी बता देंगे क्या है ना, यही चीज है कि मुख्य कार्बन में अगर एक कार्बन की संख्या कितनी है, अगर एक है तो उसको क्या कहेंगे, मेथ, है ना। एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना। फिर यहाँ पे ऑप्ट, नन और डेक, ठीक है। ये नाम है और कुछ नहीं, है ना। समझिए क्या है कि अगर एक कार्बन हो, एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो अगर कहीं पे तो उसके लिए क्या शब्द कहेंगे, प्रोप, चार कार्बन हो तो ब्यूट, पांच कार्बन हो तो पेंट, छह कार्बन हो तो हेक्स, सात कार्बन हो तो हेप्ट, आठ कार्बन हो तो ऑप्ट, और नौ कार्बन हो तो नन, और अगर 10 कार्बन हो कहीं पर तो उसके लिए शब्द कहेंगे डेक, है ना। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए, अभी नाम करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, समझ में आ गया कि मतलब अगर कहीं पर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, मेथ। अगर दो कार्बन है तो एथ कहेंगे, तीन कार्बन है तो क्या कहेंगे, तीन कार्बन है तो प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, कार्बन के हिसाब से नाम बदलते रहेंगे, ठीक है। अब आता है क्या, सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, इसके पहले एन, इन, आइन, है ना। अब बॉन्ड मतलब बंध देखेंगे, इसमें पेन चेंज करते हैं, बंध देखेंगे, है ना। बंध के आधार पर अगर एक बंध है तो वहां पर एन, जैसे हाइड्रोकार्बन में भी समझे थे ना, हाइड्रोकार्बन में भी हम समझे थे कि अगर वहां जहां कहीं पर एकल बंध था तो वहां क्या कर रहे थे, हम एन लिख दे रहे थे। तो यहाँ भी अगर एकल बंध है तो वहां पर क्या लिखेंगे, एन, है ना। अगर दो बंध है तो इन, अगर तीन बंध है, अगर तीन बंध है तो वहां पर आइन, ठीक है। एक बंध है तो एन, दो बंध है तो इन, तीन बंध है तो
आयन। ठीक है, अब सबसे लास्ट में क्या आता है यहाँ पे, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में यहाँ पे फिर क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह दिख रहा है आपको? क्रियात्मक समूह, अब इस क्रियात्मक समूह में ढेर सारे हैं आपके, है ना, वो क्रियात्मक समूह अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी पहले यहाँ तक सीखते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, IUPAC नाम लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले अब एक चीज और सीख लीजिए, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल में मतलब गिनना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें बहुत सारे कार्बन होंगे, तो कार्बन को गिनना कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसके लिए नंबरिंग रूल क्या है, नंबरिंग रूल में सबसे पहली नंबर हम उसको देंगे जहां पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है कोई, जहां पर कोई क्रियात्मक समूह लगा है वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। अगर उस यौगिक में क्रियात्मक समूह नहीं है मान लो, है ना, तो क्या देखेंगे, द्विआबंध देखेंगे, मतलब डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड देखेंगे। अगर उसमें डबल आबंध भी नहीं है, द्विआबंध भी नहीं है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, त्रिआबंध देखेंगे, है ना, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल आबंध भी नहीं है तो हम देखेंगे प्रतिस्थापी। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, IUPAC के लिए बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया है तो उसका नाम लिखने के क्या नियम है कि उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे। प्रतिस्थापी मतलब अगर कहीं पर Cl लगा है तो उसके लिए क्लोरो लिखेंगे, अगर कहीं Br लिखा है तो उसके लिए ब्रोमो, I लगा है तो आइडो, F लगा है तो फ्लोरो, CH3 लगा है तो मेथिल, है ना, C2H5 लगा है तो एथिल। ये मेथिल और एथिल कहाँ से आया है, यहाँ जो मेथ और एथ है, मेथेन और एथेन से जब एक एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देंगे या निकाल देंगे, है ना, तो CH4 होता है मेथेन, तो एक हाइड्रोजन निकाले CH3, अब मेथेन मेथिल बन गया है और ये अब यूज होगा प्रतिस्थापी की तरह, है ना। इसी तरह एथ है, अगर इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, और एथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें C2H6 होता है एथेन, अगर C2H5 लिख देंगे तो वो एथेन एथिल हो जाएगा और वो प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा। ठीक है, सब कुछ आपको समझाएंगे। अब इसमें क्या भी है, ये चीज देखने से पहले, लिखने से पहले हम ये देख लेंगे कि हम उस कार्बन की जो लंबी सी श्रृंखला है इसमें हम कार्बन को कहाँ से गिनना स्टार्ट करें, मतलब किस कार्बन को पहली गिनती दें, ये चीज देखनी है। तो हम क्या करेंगे, उस पूरी कार्बन की श्रृंखला में ये देखेंगे जहां कहीं भी क्रियात्मक समूह लगा है उसको सबसे कम गिनती देंगे, फिर उसके बाद द्विआबंध को, फिर त्रिआबंध को, फिर प्रतिस्थापी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब मान लीजिए हमने क्या लिख दिया आपके लिए, सबसे पहले सिंपल सिंपल से देख लेते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरह बनाना देख लेते हैं, है ना। तो ये कार्बन है आपका, कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बंध बना सकता है, 4 बंध। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नाम क्या होना चाहिए IUPAC के हिसाब से, तो IUPAC हिसाब में क्या, कार्बन की नंबरिंग करने की कोई चीज ही नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है इसमें, तो क्या गिनना है ना, तो इसको छोड़ते हैं, नंबरिंग की यहाँ कोई काम नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे रूल लगाते हैं। रूल में क्या है कि पहले क्या लगाते हैं, प्रतिस्थापियों को लिखते हैं।
प्रतिस्थापी क्या, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब लिखते हैं। तो इसमें कहीं आपको ये सब दिख रहा है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, कुछ नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देते हैं। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, साइक्लो लगाते हैं। तो साइक्लो किसके लिए लगाएंगे, जब कार्बन चारों तरफ से घिर के एक गोला या रिंग बना रहा हो तब उसके लिए साइक्लो लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ गोला जैसी संरचना बन नहीं रही है ना, बंद चैन नहीं है यहाँ पे, तो उसको भी छोड़ देते हैं। आगे आते हैं मुख्य कार्बन, देखते हैं कि कितने कार्बन है इसके अंदर। एक कार्बन है ना। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया मेथ, है ना, मेथ लिख दिया। अब क्या कहते हैं, बंध देखेंगे हम इसके अंदर, है ना, बंध देखेंगे। तो बंध कितने हैं, हर जगह सिंगल बंध है, हर जगह सिंगल आबंध है। तो सिंगल बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन लगाते हैं। तो मेथेन, है ना, मेथेन, है ना। आगे क्रियात्मक समूह देखेंगे, क्रियात्मक समूह कोई नहीं लगा हुआ है, तो मतलब इस संरचना का नाम क्या होगा, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक है, जो चीज हम इतने दिन से सुन रहे थे मेथेन, आज उसको हमने बनाना सीख लिया, है ना। क्या, कैसे सीखा कि कार्बन एक सिंगल सा है, तो इसके लिए हम एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, यहाँ से मेथ लिखते हैं। अब कार्बन ने हर जगह सिंगल आबंध बनाया है, सिंगल आबंध बनाता है तो एन लिखते हैं, तो मेथ के आगे एन लगा देंगे, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखते हैं आगे। एथेन के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 आबंध बना सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मतलब ये मत कहना कि 4 कहाँ से बन रहा है, एक यहाँ इसने बना रखा पहले से, है ना, तो 3 यहाँ बना लिया, 4 इसके कंप्लीट, एक यहाँ से बना रखा है, 3 यहाँ से बना लिया, 4 कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करने की कोई दिक्कत, नंबरिंग करना होता है कब, जब क्रियात्मक समूह द्विआबंध त्रिआबंध के बीच में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ना तो कोई क्रियात्मक समूह दिखाई रहा है, ना तो कोई द्विआबंध दिख रहा है, ना कोई त्रिआबंध दिख रहा है, ना कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है। तो यहाँ नंबरिंग का कोई झंझट नहीं है ना, सीधे सीधे रूल पे आते हैं। रूल पे क्या करेंगे, रूल पे भी सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिखने का रूल है, तो प्रतिस्थापी कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। साइक्लो, कोई रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है। ठीक है, तो फिर आते हैं आगे, कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, एथ। कार्बन कार्बन के बीच बंध कितने हैं, एकल बंध है, तो एथेन हो गई इतनी चीज। ठीक है, अब यहीं पर समझ लीजिए, इन और आइन वाला भी यही समझ लीजिए, ये दोनों बंध समझ लीजिए, है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ 2 आबंध होता, ठीक है, इसको मिटाइए, अगर कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध होता तो एक एक आबंध हमको हटाना पड़ता, क्योंकि कार्बन 4 ही बंध तो बना सकता है। एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, 2, एक 3, एक 4, 1 2 3 4 बना लिया। ठीक है, अब नाम करना है, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, साइक्लो कोई है नहीं, 2 कार्बन है तो इसके लिए एथ, 2 कार्बन है तो इसके लिए एथ, है ना। अब क्या करना है, एथ के आगे बॉन्डिंग देखनी है, कितनी बंध है, तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है। अब की बार द्विआबंध रहता है तो क्या लगता है, ईन लगता है, तो यहाँ से ईन। ठीक है, अगर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो मतलब इसका नाम क्या हो गया, C2H4 का नाम क्या होगा, एथीन हो गया। फिर इसी तरह अगर त्रिआबंध होगा तो एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा। ठीक है, 3 यहाँ 4, 3 यहाँ 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या करेंगे, इसके लिए 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, सॉरी 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, है ना। बंध कितने हैं, कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध है, 3 आबंध के लिए आइन, तो एथाइन। ठीक है, इसका नाम एथाइन हो गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब कार्बन की गिनती बढ़ाते जाएंगे, अगर ब्यूटेन बनाना है तो 4 कार्बन लेंगे और चारों कार्बन के बीच में एक एक बंध से उसको जोड़ेंगे, है ना, कार्बन कार्बन को एक एक बंध से जोड़ेंगे। ठीक है, अगर पेंटेन बनाना है तो 5 कार्बन लेंगे, 5 कार्बन लेंगे, यहाँ पेंट है। अगर एन बनाना है तो 5 कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बंध बनाएंगे। अगर इन बनाना है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन वहां कम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, समझिएगा आगे फिर से। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको संरचना बना के दे दिया जाए इस तरह से, है ना, पूछे इसका IUPAC नाम क्या है, फटाफट से देखिएगा सब लोग और एकदम आसान समझिए। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको IUPAC पूरा कंप्लीट आज ही सीख जाएंगे आप। ठीक है, बस आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर इससे आपको पूछ ले कोई इस तरह से बना के कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है,
तो इस तरह से स्ट्रक्चर देखो, आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना, मतलब एक कार्बन यहाँ होगा, ठीक है, दूसरा कार्बन यहाँ पे होगा, ठीक है, फिर तीसरा कार्बन यहाँ, मतलब जहां जहां टर्निंग पॉइंट है, जहां जहां मुड़ रहा है स्ट्रक्चर, वहां वहां कार्बन आपको दिखा रहा है ना। एक कार्बन यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, है ना, 4 यहाँ, फिर 5वां यहाँ, ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, है ना। कहने का मतलब कार्बन कितने बंद बना सकता था, 4 बंद, एक बना लिया है तो 3, है ना, 2 बना लिया है इस कार्बन ने, क्या एक इधर से एक इधर से, तो कितने बना सकता है अभी, 2, है ना, एक इधर से एक इधर से 2, एक इधर से एक इधर से बना लिया है तो 2 और बना सकता है, एक ही बनाया है इधर से तो इधर से CH3 बना सकता है। हाइड्रोजन नहीं बैलेंस करके तब भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, पेंट लिखते हैं, ये चीज हमने सीख ली है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अब सबसे पहले लेकिन सीधे हम पेंट पे नहीं जाएंगे, सीधे पेंट पे नहीं जाएंगे। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिखो, पहले सबसे पहले नंबरिंग करो, सबसे पहले नंबरिंग करो। तो नंबरिंग करने के लिए क्या है, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखेंगे, फिर द्विआबंध, फिर त्रिआबंध, फिर प्रतिस्थापी। लेकिन इस वाले कार्बन में ना तो कहीं प्रतिस्थापी है, ना तो कहीं क्रियात्मक समूह है, ना तो कहीं द्विआबंध है, ना कहीं त्रिआबंध है, कोई झंझट नहीं है। सीधे सीधे रूल पे आएंगे, सीधे 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 रूल पे आएंगे। तो रूल में क्या कहता है, रूल में कहता है कि सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिख दो, है ना, प्रतिस्थापियों को लिखो। तो प्रतिस्थापी कोई दिख रहा है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ऐसा टाइप का कोई कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या है, हमारी केवल मुख्य कार्बन श्रृंखला है ना, मुख्य कार्बन श्रृंखला है। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो इसके लिए यहाँ पे हम पेंट लिख देंगे। हर कार्बन दूसरे कार्बन से कैसा बंध बनाया है, एक एक बंध तो बना रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से एक बंध, ये कार्बन इस कार्बन से एक बंध, हर जगह एक बंध बना है। एक बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो मतलब पेंटेन, ठीक है। आगे इतनी चीज अब समझना। नेक्स्ट पॉइंट है ना, अगर फिर से स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे बना दिया, कितने कार्बन है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या था, पेंटेन, है। अब आगे देखिए, समझिए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, है ना। कहता है कि आईयूपीएसी नाम बताइए इसका क्या होगा। आईयूपीएसी नाम करने के लिए अब थोड़ा सा लोचा है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग, कार्बन गिनेंगे, ठीक है। गिनने में हमको ध्यान क्या देना है कि जहां से क्रियात्मक समूह लगा है उसको पहली नंबर देंगे। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ द्विआबंध है उसको पहली गिनती देंगे। तो इस स्ट्रक्चर में द्विआबंध कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब गिनना यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। गिनना यहीं से स्टार्ट करेंगे, सबसे कम गिनती देंगे जहाँ द्विआबंध लगा है, या क्रियात्मक समूह, या त्रिआबंध, या प्रतिस्थापी, ठीक है। तो गिनना यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन, है ना। 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लिखना चाहिए हमको, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखना चाहिए, ठीक है, हेक्स, है ना। लेकिन डायरेक्ट हेक्स पे नहीं जाएंगे, ये तो हमने आपको बता दिया कि 6 कार्बन है तो क्या कर लेंगे, सीधे सीधे हेक्स कर लेंगे। आपको पहले क्या करनी है, पहले नंबरिंग कर लेनी है, नंबरिंग कर लिए, नंबरिंग करने के बाद रूल पे आएंगे। रूल पे कहेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी नहीं है कोई, ठीक है। साइक्लो, मतलब कोई रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है कोई रिंग, हर तरफ से खुला हुआ है ना, कोई गोला नहीं बन रहा है, ठीक है। अब मुख्य कार्बन पे आएंगे, ठीक है। अब मुख्य कार्बन पे आएंगे, मुख्य कार्बन कितने हैं, 6, 6 के लिए हेक्स, अब हेक्स लिखेंगे, ठीक है, अब हेक्स लिखेंगे, हेक्स लिख दिए। अब क्या करेंगे, हेक्स के आगे अब बंध देखेंगे, अब बंध देखेंगे, बंध देखेंगे तो एक जगह क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड रहता है तो वहां क्या लगता है, ईन लगता है। तो मतलब ईन लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे, ईन डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पे। अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, कितने कार्बन, 6 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन में पहले वाले कार्बन और दूसरे वाले कार्बन के बीच में डबल आबंध, है ना। तो मतलब 6 कार्बन के लिए हेक्स तो लिख लिया हमने। अब बंध देखना है, बंध पहले और दूसरे के बीच, मतलब पहले ही वाले कार्बन पे डबल बंध है, तो हेक्स 1 ईन, 2 बंध रहता है तो ईन लिखते हैं, है ना, ईन
कार्बन पर इन है, पहले कार्बन पर इन है। ठीक है, इतनी चीज। आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। इसी स्ट्रक्चर में समझते हैं, ठीक है, इसी में समझते हैं। अगर यहीं पर आपको यहाँ पर 3 आबंध बना दे, ठीक है, 3 आबंध बना दे, अब पूछे कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले अब आपको याद हो गया होगा ये चीज, हमें लगता है कि आपको याद कर लिए होंगे ये चीज, है ना, कि सबसे पहले मैम नंबरिंग करते हैं, हम सबसे पहले गिनेंगे कार्बन को। ठीक है, गिन लिया हमने, पहले से गिन रखा है कि 5 कार्बन इसके अंदर है, लेकिन नंबरिंग ये गलत है। क्यों गलत है मैम? सबसे पहले नंबर उसको देंगे जहां पर कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर में कहीं क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, है ना। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे द्विआबंध अगर लगा है तो उसको पहली नंबरिंग देंगे। ठीक है, द्विआबंध कहीं लगा है नहीं, द्विआबंध कहीं नहीं है ना। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, देखते हैं त्रिआबंध पे। क्या त्रिआबंध स्ट्रक्चर में कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ पर त्रिआबंध है। तो मतलब यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग सही है, नंबरिंग हो गई, दिमाग लगाना बंद करिए, सीधे सीधे रूल पे आइए। ठीक है, अब रूल क्या कहता है? पहले प्रतिस्थापियों को लिखे, नहीं है तो कहाँ से लिखे, है ना। सेकंड बात आती है साइक्लो, साइक्लो भी नहीं है, कोई रिंग नहीं बन रही है तो कहाँ से लिखे। ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला पे आते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो मतलब पेंट। ठीक है, पेंट। अब आगे क्या कहता है? बॉन्डिंग देखिए कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ एकल बंध, 2 बंध, यहाँ एक जगह 3 आबंध है ना। तो 3 आबंध अगर रहेगा तो क्या लगाएंगे? आइन शब्द लगाएंगे, है ना। तो पेंटाइन, है ना, आइन। अब इसको पूरा एक साथ में लिखेंगे तो पेंटाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका। अब आइन के पीछे एक चीज ध्यान देना आपको, पेंटाइन में कार्बन जो त्रिअबंध है वो किस कार्बन पे है? पहले कार्बन पे है ना। तो पेंट 1 आइन, है ना, पेंट 1 आइन। तो 1 इसलिए नहीं लिखा हमने, अगर नहीं लिखेंगे आप तब भी सही है, क्योंकि एक नहीं लिखा है तो मतलब एक लिखे ना लिखे आप समझ जाएंगे कि पहले ही कार्बन पे। लेकिन अगर ये 1 दूसरे या तीसरे पे होता तब आपको लिखना जरूरी होता कि 2 आइन, 3 आइन, मतलब तीसरे कार्बन पर त्रिआबंध है, चौथे कार्बन पे क्या है ना। अगर तीसरे चौथे पे होता है ये ट्रिपल बॉन्ड तो वहां लिखना जरूरी होता है। पहले कार्बन पे है तो लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, अब देखना इसी स्ट्रक्चर से फिर से समझो। अब देखते रहिए फटाफट, एक ही स्ट्रक्चर से आप कितने नाम बना सकते हैं, है ना। इसी स्ट्रक्चर में, है ना, नंबरिंग हटाते हैं क्योंकि नंबरिंग अभी दूसरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आप क्या होना चाहिए? नंबरिंग करेंगे सबसे पहले नंबरिंग में क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई सी क्रियात्मक समूह। द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों है यहाँ पे, द्विआबंध त्रिआबंध दोनों के बीच में कंपटीशन है, किसको पहली नंबरिंग दें? सबसे पहले द्विआबंध को नंबरिंग देंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा हम किसको देंगे प्रायोरिटी? द्विआबंध को। मतलब जहां द्विआबंध है वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। पहला कार्बन इसको कहेंगे, दूसरा इसको कहेंगे, तीसरा इसको कहेंगे, चौथा इसको कहेंगे, पांचवा इसको कहेंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ से गिनना स्टार्ट किए, कितने कार्बन है? कार्बन को गिन लिया, नंबरिंग होंगे। अब सीधे सीधे रूल पे आते हैं, जैसे ही आप नंबरिंग करें वहां से दिमाग लगाना बंद, है ना। आप सीधे सीधे रूल पे उठा के रख दीजिए, सीधे सीधे फार्मूले पे उठा के रख दीजिए। नंबरिंग करने में आपको दिमाग लगाना है कि किस कार्बन को पहला कहें, किसको दूसरा, किसको तीसरा, है ना। हो गई नंबरिंग, सीधे सीधे रूल पे आइए। प्रतिस्थापी कोई नहीं है, साइक्लो नहीं है ना। कितने कार्बन है? कुल 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। ठीक है, पेंट लिख दिए, है ना। अब आपको यहाँ सोचना चाहिए कि अब इसमें सिंगल बंध भी है, डबल बंध भी है। ठीक है, सॉरी, डबल बंध भी है और ट्रिपल बंध भी है। तो डबल बंध के लिए इन और ट्रिपल बंध के लिए आइन लगाते हैं। तो दूसरा आबंध किस कार्बन पे है? पहले कार्बन पे। तो पेंट 1 इन, है ना, पेंट 1 इन। और पांचवें कार्बन पे कौन सा है? सॉरी, चौथे कार्बन पे। चौथे कार्बन पे आप क्या है? 4 आइन।
है ना, इस तरह से। अगर इस तरह स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो इसको आप बना सकते हैं। जैसे 5 कार्बन बनाना, 1 कार्बन, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले और दूसरे के बीच में डबल बंध, पहले और दूसरे के बीच में डबल बंध, फिर उसके बाद कहाँ चौथे और पांचवें के बीच में ट्रिपल आ बंध, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी आप इस तरह से बैलेंस कर लेंगे कि 2 यहाँ बना लिया है तो और कितने बना सकता है, 2 और बना सकता है। यहाँ 3 बना लिया है तो 1 और बना सकता है, 2 बना लिया है तो 2 बना सकता है, 4 इसके पूरे कंप्लीट है, 3 इधर से 1 इधर से, 3 इधर है 1 यहाँ बना सकता है। और यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले कार्बन पे डबल बंध है तो पहला 5 कार्बन है पूरे, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट। पहले कार्बन पे कौन सा बंध है, दूसरा बंध है, दूसरे बंध के लिए ईन लगाते हैं, है ना। तो पहला फर्स्ट ईन, और चौथे कार्बन पे, ये चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पे 3 आबंध है तो 4 आइन, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, है ना। बंध के हिसाब से हम समझ गए होंगे, आई होप आप बंध के हिसाब से समझ गए होंगे कि अगर क्रियात्मक समूह अभी आपको बाद में बताएंगे, इसलिए भी क्रियात्मक समूह वाला छोड़ रखे हैं ना। बंध के हिसाब से आप समझ गए। अब प्रतिस्थापी के हिसाब से समझे। प्रतिस्थापी ये कोई स्ट्रक्चर है आपका, है ना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, अगर चलिए बीच में नहीं लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते, यहाँ लगा देते हैं, है ना। इजी करने के लिए, वहां भी हो सकता था, वहां भी क्लोरो हो सकता था, ठीक है। आपको पहले इजी वे में समझाना है हमको, है ना। तो सबसे पहले अभी प्रतिस्थापी वाला समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। अगर ऐसे नंबरिंग नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन बना लिया, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, बना लिया, तीसरा कार्बन यहाँ पे है, बना लिया, चौथा कार्बन यहाँ पे है, बना लिया, पांचवा कार्बन यहाँ पे है, बना लिया, और इस पांचवें कार्बन से लगा हुआ है Cl, ठीक है। बना लिया स्ट्रक्चर ऐसे, इसको इसमें कन्वर्ट करके हाइड्रोजन आप लिख लेते हैं बैलेंस करके तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तब भी नाम हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है आपको, इतने हो गए आपको। अब आपको बस क्या करना है, नंबरिंग कहाँ से करें। ये तो आपको ये स्ट्रक्चर को केवल आप सिंप्लीफाई करके अभी लिखे हैं, केवल आसान करके आपने ये स्ट्रक्चर लिखा है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, जहां पर कोई प्रतिस्थापी, क्योंकि ये तीनों चीज है नहीं इसलिए इसको बता नहीं रहे, है ना। ये तीनों चीज कहीं दिख रहा है, क्रियात्मक समूह नहीं है, द्विआबंध कहीं नहीं है, त्रिआबंध कहीं नहीं है, तो सीधे सीधे प्रतिस्थापी की बात कर देते हैं। तो प्रतिस्थापी जहां लगा है उसी को पहला कार्बन कहेंगे, है ना। प्रतिस्थापी यहाँ पे लगा तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। नंबरिंग हो गई, रोल पे रखो। रोल में सबसे पहले प्रतिस्थापी, सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो प्रतिस्थापी, है ना। तो 1 क्लोरो, है ना। पहले क्या लिखते हैं, पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, नंबरिंग हो गई एक बार, ठीक है। क्या लिखते हैं सबसे पहले, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब कितने कार्बन है कुल, 5। उसके बाद साइक्लो शब्द लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई साइक्लिक फॉर्म बन ही नहीं रहा है तो इसको छोड़ देंगे। मुख्य कार्बन कितने हैं ये देखेंगे, 5 तो है ना, 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, तो 1 क्लोरो पेंट, है ना। इसके बाद बंध देखेंगे, बंध सब जगह कार्बन कार्बन के साथ एक बंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है, तो इसके लिए वहां ऊपर देखिए क्या है, एन, तो पेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, है ना। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, ठीक है। अब आगे समझिएगा, अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड बना के दे देता, अगर इधर डबल बॉन्ड बना देता और इधर प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है ना, तो आप क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए था, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग लेकिन करने में क्या झंझट है, क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैम प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो अब किधर से गिनना स्टार्ट करें, प्रतिस्थापी की तरफ से गिनना स्टार्ट करें कि डबल बॉन्ड की तरफ से गिनना स्टार्ट करें। तो आपको रूल लिख के दिया गया है, नंबरिंग रूल क्या है कि जहां पहले हम क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह को देंगे, अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो दूसरे आबंध जहां है वहां पहले गिनेंगे, अगर द्विआबंध नहीं है तो त्रिआबंध, त्रिआबंध भी नहीं है तो तब जाके प्रतिस्थापी आता है। तो
प्रतिस्थापी की उतनी वैल्यू नहीं है, डबल बॉन्ड की ज़्यादा वैल्यू है ना। तो सबसे पहले जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से गिने, पहला कार्बन, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। इसका क्या नाम होना चाहिए, नंबरिंग हो गई एक बार, सीधे सीधे रूल पे आओ, ठीक है। अब रूल पे आपको ये ध्यान देना है, अब ये नहीं कि पहला कार्बन अगर डबल बॉन्ड पे है तो हम इसको यहीं से लिखें वन, है ना, वन डाइन, ऐसा कुछ करके नहीं लिखेंगे। नियम क्या है, नियम पहला है प्रतिस्थापी को लिखने का, भले ही ये बेचारा 5वें नंबर पे आया है लेकिन लिखेंगे इसी को पहले हम, है ना, क्योंकि रूल है हमारा, क्योंकि हम पहले क्या करना चाहिए, हमको फर्स्ट डिग्री अनुलग्न पूर्व लग्न में पहले प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी आपका कौन से कार्बन पे है, 5वें कार्बन पे, है ना। तो 5 क्लोरो, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन को लिखेंगे, कार्बन की पोजीशन जब बताएंगे तो मतलब जो गिनती लिखेंगे और जो शब्द लिखेंगे, गिनती और शब्द के बीच में डैश देना जरूरी है, ठीक है, गिनती और शब्द के बीच में डैश देना जरूरी है। तो 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, ये 5 बता रहा है कि 5वें कार्बन पर क्लोरो लगा हुआ है ना। 5 क्लोरो, क्या साइक्लिक फॉर्म बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मुख्य कार्बन को देख लेते हैं, मुख्य कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 क्लोरो पेंट, है ना। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड है एक जगह तो डबल बॉन्ड के लिए इन, है ना, पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, पहले वाले कार्बन, पेंट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता था कि क्रियात्मक समूह भी इसी में कहीं लगा देता, मान लीजिए क्रियात्मक समूह आपको बता नहीं रहे वैसे, है ना। अगर यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह Cl की जगह क्रियात्मक समूह लगा देता और यहाँ पर Cl लगा देता, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं कर देता। तो सबसे पहले वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे जहाँ क्रियात्मक समूह होगा, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे आबंध को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद त्रिआबंध को, उसके बाद प्रतिस्थापी को, ठीक है। आगे देखते हैं। इतनी समझ में आई होगी, आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको बस इतने रूल याद रखने बेटा, अगर इतने रूल आपको याद है तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप कार्बन को गिनिए, गिनने के लिए रूल क्या है, सबसे पहले नंबरिंग इस हिसाब से, नियम के हिसाब से देंगे, कार्बन समूह को सबसे बड़ा मानेंगे, फिर उसको सबसे कम गिनती देंगे, फिर उसके बाद दूसरे आबंध को, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नंबरिंग होती है सीधे सीधे आप रूल में उठा के रख दीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर साइक्लो वाला आपने अभी कोई नहीं देखा ना, साइक्लो वाला तो नहीं दिखाते हैं आपको, इस तरह से, ठीक है। इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए कि एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इस कार्बन में क्या करेंगे, 3 कार्बन के लिए अब पहले क्या करना है, यहाँ कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है आपको, नंबरिंग करने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्रियात्मक समूह दिख रहा, न द्विआबंध, न त्रिआबंध, न प्रतिस्थापी, तो किसी भी कार्बन को पहला दूसरा तीसरा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्रियात्मक समूह, न द्विआबंध, न त्रिआबंध, न प्रतिस्थापी, ठीक है। नंबरिंग का रूल खत्म, ठीक है, नंबरिंग रूल नहीं खत्म है, नंबरिंग मतलब यहाँ जरूरत नहीं है ना। उसके बाद प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखते हैं, रूल कह रहा है प्रतिस्थापी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन अब की क्या है, अब की रिंग बंद है, कार्बन, कार्बन हर तरफ से बंद है ना, हर तरफ से बंद है, तो क्या लिखना चाहिए हमको, साइक्लो, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो, ठीक है। प्रतिस्थापी नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रतिस्थापी कोई लगा ही नहीं था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साइक्लो हो गया क्योंकि कार्बन की रिंग बंद थी। आगे क्या करते हैं, अब कार्बन कितने कार्बन है ये चीज देखते हैं, तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के क्या लिखते हैं, एक के लिए एथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, तो साइक्लो प्रोप, है ना। अब कार्बन कार्बन के बीच बंध कितने हैं, एक आबंध है, एक बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन। आगे समझिए। अब अगर इसी स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पे क्या कर देते, ये तो कार्बन आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर हम लगा देते Cl, मतलब इस कार्बन से लगा हुआ है Cl। अब नंबरिंग करने की जरूरत है यहाँ पे, है ना, क्यों, क्योंकि अगर क्रियात्मक समूह लगा है तो भी नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड लगा है तो भी, ट्रिपल लगा है तो भी,
यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कार्बन है ना, अब इधर घूमे तो भी दूसरा, इधर घूमे ना, चाहे इधर घूमे चाहे इधर घूमे बात एक ही रहेगी, चाहे जिधर भी घूम लेते। चलो हम इधर आते हैं, है ना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग हो गई एक बार, सीधे सीधे रूल पे आते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी, ठीक है। प्रतिस्थापी लिख दिए। प्रतिस्थापी कौन सा है, क्लोरो प्रतिस्थापी, Cl, है ना। किस कार्बन पर, 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो, पहले कार्बन पर क्लोरो, 1 क्लोरो। इसके बाद साइक्लो लिखते हैं अगर कार्बन की चेन बंद है तो, ठीक है, यहाँ तो बंद है, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो लिख दिया। अब कार्बन की गिनती देखेंगे, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर प्रोप, प्रोप, कार्बन कार्बन के बंद कितने, सिंगल बंद, है ना, एन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, अब देखना था आ गया हमको क्या, क्रियात्मक समूह, लेकिन है ही नहीं तो क्या देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। आगे और भी हो सकता था, यहीं कहीं आपको डबल बॉन्ड मान लीजिए, अगर यहीं कहीं डबल बॉन्ड कर देता, है ना। तो अब की बार क्या करते हैं, यहाँ से अब क्या करते हैं, नंबरिंग यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग अब की बार कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, क्योंकि इस कार्बन से लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूह तो नहीं लगा, लेकिन द्विआबंध लगा, तो द्विआबंध को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे मतलब गिनती कम देंगे, है ना। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रतिस्थापी लेकिन लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी को, भले नंबर इसको पहले दे दिए, है ना। रूल क्या कहता है, पहले प्रतिस्थापी को लिखो। प्रतिस्थापी किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पर, तो 3 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो हो गया। अब इसके आगे साइक्लो लगाएंगे क्योंकि कार्बन की चेन बंद है ना। 3 क्लोरो साइक्लो, ये डैश लगाना ना भूलिएगा, गिनती और इसके शब्द के बीच में है। 3 क्लोरो साइक्लो, 3 कार्बन है प्रोप, है ना, लेकिन अब की बार बंद कितने हैं, 2 आबंध, 2 आबंध के लिए इन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन, है ना। क्या प्रोपीन, 3 क्लोरो साइक्लो प्रोपीन कार्बन। अब यहाँ प्रोप की जगह 1 इन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन के पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना, 1 इन, ठीक है। 1 इन लिखेंगे तब भी सही है, क्योंकि पहले कार्बन पे है ना, तो इसलिए 1 लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। लेकिन अगर ये कार्बन दूसरे तीसरे पे होता तब यहाँ 2 इन 3 इन इस तरह लिखना जरूरी हो जाता है। तो लिख लीजिए 1 इन, अगर दूसरे पे होता तो 2 इन, तीसरे पे होता तो 3 इन, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यही रूल अगर आपको याद है बेटा तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखना, अब आगे देखना फटाक से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए, इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका क्या नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, अब हम अलग से स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यहीं पर समझिए कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब कार्बन की ज्यादा से ज्यादा गिनती हमको जहाँ से मिल सके, है ना, कार्बन की एक लंबी चेन जहाँ से मिल सके। तो यहाँ से मिल सकती है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अगर यहाँ से गिनना चाहते तो 1 2 3 ही मिलते, है ना। यहाँ से गिनना चाहते 1 2 ही मिलता, है ना। यहाँ से गिनते 1 2 3 ही मिलता। हमको ज्यादा से ज्यादा कार्बन की चेन चाहिए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इसी रो में मिल सकती थी, 1 2 3 4 यहाँ से मिल सकता था ना। अब इधर से घूम नहीं सकते हम, ठीक है, घूम नहीं सकते, रूल तक एक डायरेक्शन में ही तो चलेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए नाम इसका क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका लगा है CH3, यहाँ भी लगा है CH3, इसका नाम क्या होना चाहिए, नाम इसका होना चाहिए सबसे पहले नंबरिंग, सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग में ये द्विआबंध त्रिआबंध ये सब है नहीं, प्रतिस्थापी है। ये क्या है, प्रतिस्थापी, कौन सा प्रतिस्थापी, मेथिल, CH3, ठीक है। तो जहाँ प्रतिस्थापी है उसको पहली गिनती देंगे। अब चाहे इस वाले को पहली दे दें, चाहे इस वाले को पहले दे दें, कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ देंगे पहला तो भी ये पहला, दूसरा, तीसरा तब भी पहले और तीसरे पे प्रतिस्थापी आएगा। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तब भी पहले और तीसरे पे ही प्रतिस्थापी आएगा। तो हमने यहाँ से गिनना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भी गिन सकते हैं, जहाँ प्रतिस्थापी लगा वहीं से आप गिनना स्टार्ट करेंगे। नाम क्या होना चाहिए, नंबरिंग हो गई एक बार। प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखे जाते हैं। प्रतिस्थापी किस किस कार्बन पे, पहले पे और तीसरे पे। तो 1 3, है ना, 1 3, 2 बार मेथिल है, 2 बार प्रतिस्थापी लगा है, एक बार पहले पे एक बार तीसरे पे, तो इसलिए 1 और 3 डाई मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है, डाई मेथिल हो गया। अब साइक्लो रिंग बंद है कार्बन की, यहाँ से यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, तो साइक्लो, साइक्लो
कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट है ना, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच बंध सिंगल, एक बंध रहता है, एक और बंध रहता है, तो वहां पर लगाते हैं एन, ठीक है। 1 3 डाई मेथिल साइक्लो 4 कार्बन, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट सिंगल सिंगल बंध इसलिए एन, 1 3 डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम आगे चलते हैं। एक और देखिए फटाक से, ऐसा कुछ अगर दे दे, अब क्या करना है आपको, एक जगह लगा दिया है Br, एक जगह लगा दिया है Cl, एक जगह लगा दिया है F, ठीक है। इसका क्या नाम होना चाहिए, तो आपको क्या याद रखना है बेटा कि आप हर जगह प्रतिस्थापी लगा है, तो आप कहेंगे कि मैम 3 जगह प्रतिस्थापी लगाओ तो किस कार्बन से गिनना स्टार्ट करें, है ना, किस कार्बन से गिनना स्टार्ट करें। तो ये कंडीशन हो सकती है आपकी, देखिए आपके लिए ऑरेंज हम कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, है ना। यहाँ पर फ्लोरो, यहाँ पर ब्रोमो, इजी करने के लिए आपको, वो भी सही था स्ट्रक्चर, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे समझिएगा, जहाँ प्रतिस्थापी लगेगी ये तो निश्चित है कि जहाँ प्रतिस्थापी, क्योंकि क्रियात्मक समूह है नहीं, द्वैबंध है, क्रियाबंध है नहीं, तो प्रतिस्थापी है, तो जहाँ प्रतिस्थापी लगा वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। मतलब इधर कुछ प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी इधर लगा हो तो इधर ही से गिनेंगे हम। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग हो गई एक बार, सीधे सीधे आते हैं किस पे, रूल पे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना है हमको। मैम इसमें 3 प्रतिस्थापी, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, किस प्रतिस्थापी को पहले लिखें, है ना, किस प्रतिस्थापी को पहले लिखें, तो नोट करके आप लिखिए, प्रतिस्थापी अगर एक से ज्यादा है, किसी यौगिक में अगर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो उन प्रतिस्थापियों को अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं। अल्फाबेट के हिसाब से मतलब अगर कोई प्रतिस्थापी ए से शुरू होता है तो सबसे पहले उसको बी से शुरू होता है, तो फिर उसके बाद सी से शुरू होता है, तो उसके बाद कैसे यहाँ पे लिखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, फ्लोरो एफ से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो ABCD अगर पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, F B और C में सबसे पहले B आएगा, है ना, तो सबसे पहले B को लिखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो ये ब्रोमो किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पे, 1 ब्रोमो, है ना। फिर उसके बाद दूसरे कार्बन पे कौन है, फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो क्यों लिखेंगे पहले, 2 फ्लोरो नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से हम लिख रहे हैं ना। तो अगर पहले बी आया, ठीक है, बी वाला हो गया, अभी 2 प्रतिस्थापी बचे हैं एफ और सी, एफ और सी में सबसे पहले कौन आता है, सी आएगा तब जाके एफ आएगा, है ना। तो पहले 1 ब्रोमो हो गया, क्लोरो किस पोजीशन पे, तीसरे पे, 3 क्लोरो, है ना। अब एफ आएगा, है ना, लेकिन एफ कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पे, तो 2 फ्लोरो, है ना। प्रतिस्थापी हो गए तीनों, 3 प्रतिस्थापी थे, ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो, अल्फाबेट के हिसाब से हमने लिख दिया, अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएंगे उनको सबसे पहले, तो सबसे पहले बी आता है, पहले ब्रोमो को लिख दिया, ब्रोमो किस पोजीशन, पहले कार्बन में था इसलिए फर्स्ट ब्रोमो, एक ब्रोमो। फिर उसके बाद आता है बी के बाद सी, सी किस कार्बन पे था, तीसरे कार्बन पे था, तो तीसरे कार्बन पे लिए क्या किया हमने, 3 क्लोरो लिखा। फिर उसके बाद आता है एफ, एफ किस कार्बन पे था, दूसरे पे, तो इसलिए 2 फ्लोरो लिख दिए, हो गया इतना बार, प्रतिस्थापी हो गए। अब साइक्लो क्या रिंग बन रही है, नहीं बन रही है रिंग, तो छोड़ देंगे इसको, कार्बन गिन लेंगे कितने कार्बन है ना, तो 5 कार्बन लिखे, पूरी गिनती कितनी आई, 5 आई है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट। अब बंध देखेंगे, इन सब के बीच में कौन सा बंध है, एक बंध है, तो पेंटेन, ठीक है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये हो गया आपका नाम 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन, ठीक है। इस तरह और भी इसके साथ लिख सकता था, इसी साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना सकता था, डबल बॉन्ड बनाएगा तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको कुल मिला जुला के अगर ये रूल याद है तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज रट लीजिए पूरा, कि सबसे पहले हमको कोई कंपाउंड देगा, हम सबसे पहले उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए रूल क्या करेंगे, जहाँ पर क्रियात्मक समूह लगेगा वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे, है ना। मतलब जहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद प्रतिस्थापी। ठीक है, अगर ये सब नहीं है तो प्रतिस्थापी, अगर ये नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है तो या बॉन्ड देखेंगे। मतलब ये रूल जो आपको सीरियल बाई लिखा गया। कुल मिला के अगर आपको ये रूल पता है तो आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और समझते हैं, उसके बाद आते हैं आगे। एक और समझते हैं सिंपल सा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होना चाहिए। सबसे पहले इसको आसान बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पे तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे इस तरह बना हुआ है ना, फिर चौथा कार्बन, फिर यहाँ पे पांचवा कार्बन बना लिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तीसरे कार्बन पे प्लस, तीसरे कार्बन पे प्लस। प्लस का मतलब क्या है, मतलब यहाँ से एक कार्बन नीचे आया है ना, फिर उसके इधर एक कार्बन, इसके इधर एक कार्बन, इसके नीचे एक कार्बन, यही तो है ना। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको मुख्य कार्बन से, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, है ना, मतलब एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखना इसको क्यों बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमको कार्बन की सबसे लंबी चेन लेनी है ना। अगर इसको लंबी चेन नहीं लेते तो इधर से मुड़ना पड़ता हमको। ठीक है, देखना अभी समझ में अभी समझ आएगा। अब कार्बन की हमको सबसे लंबी से लंबी चेन चुननी है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इधर से जाएंगे सीधे तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन। ठीक है, इधर से अगर आएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से घूमेंगे तो भी 6 कार्बन, सीधे जाएंगे तो भी 6 कार्बन, इधर से घूम जाएंगे तो 5 ही कार्बन। तो अच्छा रहेगा कि हम सीधे ही जाएं, है ना, क्योंकि 6 कार्बन इधर से घूमने पे मिल रहा है, 6 कार्बन इधर से घूमने, इधर से तो कम हो जा रहा है। तो कम हमको नहीं चाहिए, हमको कार्बन की लंबी से लंबी चेन चाहिए। तो सीधे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। अब आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये आपका जो है, यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका क्या नाम होना चाहिए, ये क्या है। अगर ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब ये प्रतिस्थापी हो गया, है ना, ये प्रतिस्थापी। लेकिन इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा। तो इस प्रतिस्थापी का नाम याद करने के लिए आप इतना पहले भूल जाइए कि ये आपकी कोई कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। आप इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला से अलग कर लीजिए, इतना काट के आप अलग कर लीजिए, समझ लीजिए, और जहां से आप काटेंगे उस कार्बन को पहली गिनती दे दीजिए, है ना। ये नियम है कि जहां से आप मुख्य कार्बन श्रृंखला से जहां से प्रतिस्थापी को अलग करेंगे उस कार्बन को पहली गिनती देंगे। मतलब इस कार्बन को हमने अलग किया मुख्य कार्बन श्रृंखला से, तो इसको पहली गिनती देंगे। अब अगर इधर बढ़ते हैं तो भी 2, इधर बढ़ते हैं तो भी 2, इस कार्बन से नीचे बढ़ते हैं तो भी 2, इधर भी बढ़े मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला हमको 2 ही मिलने वाली है। तो हम नीचे बढ़ते हैं, है ना, ये वाला। ठीक है, तो इस पहले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, है ना। क्यों CH3, एक बंध यहाँ बनाया था, 3 यहाँ बनाएगा तभी तो 4 कंप्लीट होगा कार्बन का। ये तो हमने पहले ही सीख लिया कि कार्बन 4 बंध बनाता है, एक यहाँ जब बना लिया है इसने तो 3 ही तो और बना सकता है, 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, 4 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी चीज छोड़ते हैं। अब इसका नाम, केवल इतने का नाम क्या होना चाहिए था, केवल इतने का नाम क्या होना चाहिए था, इतने का नाम होना चाहिए था 1, पहले कार्बन पे है ना, 1 डाई मेथिल, दोनों तरफ इसके मेथिल लगा हुआ है, तो इसका नाम होना चाहिए था 1 1, है ना, 2 बार मेथिल लगे हैं, एक ही कार्बन पे 2 बार मेथिल लगा हुआ है, तो 1 1 डाई मेथिल। 1 1 डाई मेथिल, एक ही कार्बन पे 2 मेथिल लगे हैं, तो 1 1 डाई मेथिल। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्य कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है मुख्य, तो 2 मुख्य कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, मेथ 8, है ना। तो 1 1 डाई मेथिल 8, और सब हर जगह कितने बंध हैं, एक एक बंध बना रहा है, तो एथेन, है ना। ये इसका IUPAC नाम होना चाहिए था, केवल इतने का, केवल इतने का, लेकिन ये प्रतिस्थापी के रूप में लगा हुआ है। तो जब एथेन प्रतिस्थापी के रूप में लग जाता है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, C2H6 की जगह C2H5 हो जाता है, और इसका नाम एथेन के बजाय एथिल हो जाता है। तो मतलब इसको प्रतिस्थापी के रूप में अगर लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाई मेथिल एथिल,
है ना। 1,1 डाईमेथिल एथिल, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे सब बताते हैं, है ना। 1,1 डाईमेथिल एथिल इतने का नाम है, ये प्रतिस्थापी का नाम है, ठीक है। अब ये मुख्य कार्बन श्रृंखला से लगा हुआ है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के तीसरे कार्बन से लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, है ना। 3,1,1 डाईमेथिल एथिल, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है ये ग्रुप, है ना। ये प्रतिस्थापी इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो 3 है ना, तीसरे कार्बन पे मतलब क्या लगा हुआ है, 1,1 डाईमेथिल एथिल, इतने का नाम 1,1 डाईमेथिल एथिल, है ना। अब कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, हर जगह सिंगल बंद है तो एन, मतलब 3,1,1 डाईमेथिल एथिल हेक्सेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 बार क्लोरो लगा दे, है ना, तो 2 बार क्लोरो लगा दे, तो अगर यहाँ पर क्या इस कार्बन के लिए अगर 1 2 3 4 5 कर दें, है ना, तो तीसरे कार्बन पे 2 बार क्लोरो आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और 5 कार्बन है तो पेंट, और हर जगह सिंगल बंद है तो एन, तो 2 बार क्लोरो है ना, 3 डाई क्लोरो, 2 बार आया है तो डाई, 3 बार आता तो ट्राई, है ना, इस तरह से लिखते। 1 बार आया तो उसके लिए मोनो नहीं लगाने जाएंगे, केवल क्लोरो लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए 2 बार आया है और वो भी तीसरे कार्बन पे, तो 3 डाई क्लोरो पेंट एन, पेंट क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, एन क्यों, क्योंकि सिंगल बंद है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साइक्लिक फॉर्म में। अब आप बना के खुद से देखिएगा, ये सब हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, आप खुद से बनाइएगा और नाम हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर हम इसको बी आर लगा दें तो यहाँ का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह इसका नाम क्या होना चाहिए, ये सब आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे नाम, इसका नाम क्या होना चाहिए, इन सब का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है ना पूरा, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आती है बात, क्रियात्मक समूह जब लगा हुआ हो तब कैसे नाम लिखेंगे। अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा नाम, जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी संरचनाओं के नाम IUPAC से देखा है, वो बस यहाँ तक हम देख रहे थे। अब तक बंध देखते थे, प्रतिस्थापी देखते थे, कार्बन की संख्या देखते थे, या फिर साइक्लो शब्द देखते थे। और नंबरिंग के लिए भी क्रियात्मक समूह नहीं लिए थे, वहाँ पे भी हमने द्विआबंध, त्रिआबंध या प्रतिस्थापी के रूप में देखा था, ठीक है। अब की बार हमने क्या ऐड कर लिया है, क्रियात्मक समूह, मतलब अब क्रियात्मक समूह को लगा करके हम देखेंगे कैसे बनता है IUPAC नाम। तो कुछ क्रियात्मक समूह यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा क्रियात्मक समूह। एक बार मैं हट जाती हूँ, यहाँ पर क्रियात्मक समूह आपको लिखे गए हैं। अब इसके अलावा और भी क्रियात्मक समूह हैं, इसके अलावा और भी क्रियात्मक समूह है जो आपकी NCERT बुक में दे रखा है। मैंने कुछ चीज़ आपको यहाँ पर लिखी है ताकि आपको समझा सकें आप, है ना। और बाकी के क्रियात्मक समूह और भी हैं जो आपकी बुक में लिखे गए हैं। सब रूल आप समझ जाएंगे तो सब कुछ, सारे रूल्स वही लगने हैं, जैसे इस पर लगेंगे वैसे बाकियों के भी ऊपर यही रूल लगेंगे, ठीक है। तो समझते हैं रूल। जैसे एक बार देख लीजिए क्या है, एल्कोहल क्या है, क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रो एमीन, साइनाइड और हैलाइड, ये सब क्रियात्मक समूह के नाम है ना। जब ये क्रियात्मक समूह आएंगे तो उनके लिए जो आप ये बीच में स्ट्रक्चर दिखाया गया है कैसे, या इनके रासायनिक सूत्र कैसे होंगे, जैसे एल्डिहाइड, एल्कोहल के लिए OH, है ना, एल्डिहाइड के लिए CHO, आप जानते हैं आप, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से हर किसी के लिए आपको नीचे लिखा गया है सूत्र, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अगर एल्कोहल आ गया क्रियात्मक समूह के रूप में, तो उसके लिए क्या अनुलग्न या क्या पूर्वलग्न यूज करेंगे, आल लगा देंगे, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है तो ओइक अम्ल उसके लिए लगाएंगे, अनुलग्न या पूर्वलग्न वो तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ चार्ट दिया गया है। अब इस बेस पे
हमको इन स्ट्रक्चर के, इन संरचनाओं के IUPAC नाम बताने हैं। चार्ट आपकी बुक में दिया गया है, एक बार हमने यहाँ से आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए बना दिया है केवल, है ना। अब ये चीज अभी आप मत देखिएगा, है ना। ये जब प्रतिस्थापी के रूप में, मतलब जब एक साथ दो क्रियात्मक समूह लगे होंगे तब किसको पहले नंबर देंगे। जैसे यहाँ पर प्रतिस्थापी होता था, एक ही साथ क्लोरो भी लगा रहता था, ब्रोमो भी लगा रहता था, फ्लोरो, आयोडो सब साथ में लगे रहते थे, तो वहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग कर लेते थे प्रतिस्थापी की। तो ये ऐसा हो सकता है कि क्रियात्मक समूह भी एक ही यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह लगे हों, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, किसी एक को मेन मानेंगे और बाकी के क्रियात्मक समूह को क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापी की तरह कंसीडर करेंगे। जब प्रतिस्थापी की तरह कुछ क्रियात्मक समूह को कंसीडर करेंगे, जिसको भी कंसीडर करेंगे प्रतिस्थापी के रूप में, अगर मान लो एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों है ना, तो दोनों में अगर हम क्या करें, अब इसके लिए एक चार्ट होता है, सबसे ज़्यादा उसमें किसको इम्पोर्टेंस दे जाएंगे, इस हिसाब से आपकी एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दिया गया है कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ हमने प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं लिखा है ना, तो आप इसको एनसीईआरटी बुक से देख लेंगे। जैसे अगर हम एक संख्या ले लें कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एल्कोहल दोनों दिया गया है एक यौगिक में, है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को देंगे। मतलब जहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है वहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को पहले कार्बन मानेंगे, है ना, और एल्कोहल वाले को कम प्रायोरिटी देंगे। तो जब इसको कम प्रायोरिटी देंगे उसको प्रतिस्थापी की तरह यूज करेंगे, उसका नाम प्रतिस्थापी की तरह लिखेंगे। और जब कोई फंक्शनल ग्रुप, जब कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी की तरह काम करता है तो उसके लिए ये ऐसे शब्द यूज होते हैं, ये भी आपकी चार्ट में बुक में दिया है ना। जैसे अगर एल्कोहल को प्रतिस्थापी के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो प्रतिस्थापी के लिए वहाँ आग तब नहीं लगाएंगे। जब अगर प्रतिस्थापी के रूप में ये काम कर रहा है एल्कोहल, तो वहाँ पे हाइड्रोक्सी शब्द यूज करेंगे। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। पहले आप सिंपल सा समझ लीजिए क्रियात्मक समूह वाले के नाम कैसे लिखे जाते हैं, है ना। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया है, अब इसमें से आपको पूछेगा कि क्या नाम होना चाहिए IUPAC के हिसाब से। अब अपने दिमाग में फटाक से सोचिए इसका क्या नाम होना चाहिए। यहाँ पे IUPAC नाम के हिसाब से क्या होना चाहिए। रूल अब भी यही रहने वाला, बस खाली IUPAC ऐड किया है, जिसके पहले जैसे करते थे, है ना। देखिए हम बताते हैं आपको, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग में सबसे पहली नंबरिंग किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह है यहाँ पे, हाँ है, कहाँ पे है, ये वाला क्रियात्मक समूह है ना, एल्कोहल, एल्कोहल क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है ना। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, ठीक है। अब क्या होगा, नंबरिंग होने के बाद द्विबंध, त्रिबंध, प्रतिस्थापी था, है ना, प्रतिस्थापी को नंबरिंग मिल भी गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, नंबरिंग हो गई। अब रूल पे आते हैं, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, रूल के हिसाब से होना चाहिए कि सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे। भले ही क्रियात्मक समूह को पहला कार्बन हम मान लिए हैं, जहाँ प्रतिस्थापी लगा हुआ उस कार्बन को पहला कार्बन मान लिए हैं, लेकिन नियम अब भी हमारा यही है कि हम पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, उसके बाद कुछ और लिखेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखेंगे। प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखने के लिए, प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरो प्रतिस्थापी है, किस कार्बन पे है, पांचवें कार्बन पे है, तो क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो, है ना, क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो प्रतिस्थापी लिख लिए। अब क्या करना है, साइक्लो रिंग देखना है, क्या रिंग बन रही है, कहीं नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन कितने हैं इसमें, 6 मुख्य कार्बन है, 6 के लिए हेक्स, हेक्स, ठीक है। अब क्या देखते हैं, बंध देखते हैं, एन इन आइन देखते हैं। बंध कितने हैं, एक एक बंध है ना, तो हेक्स एन, हेक्स एन। अब क्या बचा हुआ है, क्रियात्मक समूह सबसे बाद में लिखते हैं, है ना, सबसे बाद में लिखते हैं। तो 1 क्रियात्मक समूह कहाँ पे लगा है, पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो 1, है ना। और क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। और एल्कोहल जब क्रियात्मक समूह के रूप में लगा रहता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, आल लिखते हैं, है ना। तो आल, 1 आल, मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का पूरा नाम क्या हुआ, 5 क्लोरो हेक्स, 6 कार्बन थे, हेक्स सिंगल बंध था एन, हेक्सेन, 1 आल, ठीक है। इतनी चीज अब तक यहीं तक समझे थे। अब क्रियात्मक समूह भी ऐड कर लिए। क्रियात्मक समूह क्या अनुलग्न
है ना। क्रियात्मक समूह कौन था, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर, और ये ऑल किस कार्बन पे लगा था, पहले कार्बन पे, इसलिए वहां पर 1 ऑल लिखेंगे, ठीक है। 5 क्लोरोहेक्सेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर को समझें, इस वाले को समझें। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग। नंबरिंग में क्रियात्मक समूह को पहला नंबर, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए क्रियात्मक समूह लगा हुआ, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, ठीक है। नंबरिंग हो गई। इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगा ले प्रतिस्थापी, देखिए मान लीजिए प्रतिस्थापी हम यहाँ पे लगा देते हैं Br, यहाँ पे लगा देते हैं Cl, और यहाँ पे लगा देते हैं F, है ना। नंबरिंग अब भी वैसे ही करेंगे। ये चौथे कार्बन पे फ्लोरो लगा हुआ है, चौथे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे आपको क्लोरो लगा हुआ है, ये नंबरिंग है ना। अब भी क्रियात्मक समूह से स्टार्ट करेंगे। क्रियात्मक समूह को पहला कार्बन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से नंबरिंग करने के लिए हो गया। अब इसके लिए प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी किसको लिखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से, क्योंकि प्रतिस्थापी कई है, यहाँ पे क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, तो प्रतिस्थापी को अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आएगा, बी आएगा, बी आता है सबसे पहले अल्फाबेट में। तो क्या आएगा, बी के लिए ब्रोमो, तो कौन से कार्बन पे, पांचवें कार्बन पे, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। अभी दो प्रतिस्थापी और हैं, एफ और सी। एफ और सी में पहले कौन आएगा, सी आएगा, तो 5 ब्रोमो, और ये क्लोरो है किस कार्बन पे, दूसरे पे, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है। अब क्या है, क्लोरो के बाद एक और बचा है आपका प्रतिस्थापी, कौन, एफ, कौन से कार्बन पे, चौथे कार्बन पे, तो 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, हेक्स बंध, एक एक बंध, हेक्सेन, है ना। पहले कार्बन पे यहाँ तक हो गया बंध तक, हेक्सेन। अब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या है, C डबल बॉन्ड OH, है ना, COOH। अब COOH क्या होता है, ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, है ना, ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगाते हैं, अंगलग्न क्या लगाते हैं आप, ओइक अम्ल लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले कार्बन पे है, तो यहाँ लिखेंगे हेक्सेन 1 ओइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रतिस्थापी लिखे, फिर साइक्लो, कोई था नहीं इसलिए साइक्लो को छोड़ दिए, फिर कार्बन की संख्या 6 थी इसलिए हेक्स लिख दिए, बंध एक एक बंध था इसलिए एन लगा दिए। क्रियात्मक समूह में कौन सा क्रियात्मक समूह था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्रियात्मक समूह था, और इसके लिए हम लगाते हैं ओइक अम्ल, तो यहाँ पे लगा दिया। और पहले कार्बन पे था ओइक अम्ल, इसलिए 1 ओइक अम्ल लगा दिए, ठीक है। इसका क्या नाम होना चाहिए, यहाँ भी सबसे पहले किसको देंगे, अब यहाँ देखना नंबरिंग, सबसे पहले यहाँ भी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह को पहला नंबर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद द्विबंध, फिर त्रिबंध, फिर प्रतिस्थापी। द्विबंध भी है और क्रियात्मक समूह भी है, तो सबसे पहले नंबर क्रियात्मक समूह को, सबसे प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह को, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। प्रतिस्थापी यहाँ कोई है नहीं, अगर होता तो क्या करते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर दूसरे कार्बन पे क्लोरो लगा होता तो पहले इसको लिख लेते। कैसे लिखते, 2 क्लोरो, जरूरी नहीं है कि आपकी प्रतिस्थापी होगी, है ना, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, अगर है तो लिख दे रहे थे। दूसरे क्लोरो पे, दूसरे वाले कार्बन पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, है ना। फिर उसके बाद साइक्लो, साइक्लो शब्द है नहीं, कोई रिंग बन नहीं रही है तो इसको छोड़ देंगे, है ना, तो 2 क्लोरो हो गया। कार्बन की संख्या कितनी है, कुल 6, 2 क्लोरोहेक्स, 2 क्लोरोहेक्स, है ना। अब क्या, उसके बाद बॉन्ड देखेंगे, सिंगल सिंगल अबंध है, हेक्सेन, हेक्सेन, है ना। फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्रियात्मक समूह क्या है, OH लगा हुआ है। OH क्या होता है, एल्कोहल होता है। एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, पूर्ण आल लगाते हैं। किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पे 1 आल,
2 क्लोरोहेक्स N1 ऑल। अगर क्लोरो नहीं रहता तो यहाँ से 2 क्लोरो हटा देते, सीधे सीधे हेक्स N1 ऑल हो जाता। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। अब आगे समझते हैं, इसको यूज करते हैं तो आगे समझते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसका क्या होगा IUPAC नाम, है ना। अब इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी कि यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह लगा है। एक आपका लगा है कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OH और एक जगह लगा है एल्कोहल OH। तो ऐसी कंडीशन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, ऐसी कंडीशन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि क्रियात्मक समूह को ही हमको पहले नंबर देना होता है। लेकिन क्रियात्मक समूह भी दो है, दो में कंपटीशन है, किसको पहला कार्बन मांगे। तो इसमें क्या करना चाहिए, ये आपकी NCERT बुक में एक सीरीज दिखाई गई है ना, एक सीरीज दिखाई गई है। सीरीज हम आपको बुक में दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ सीरीज आपको एक दिखाई गई है इस तरह से NCERT बुक में। ये सबको उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब किस फंक्शनल ग्रुप को पहला कार्बन मानेंगे। अगर ढेर सारे आपको क्रियात्मक समूह दिए गए हैं तो उसमें किसको हम पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, ये आपकी बुक में लिखा है ना। तो सबसे ज़्यादा हम आपको एक हिंट बता दे रहे हैं, आप बुक से ये चीज़ समझ लीजिएगा, है ना। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं। तो हम आपको समझा रहे हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक, मान लीजिए इसमें देखिए कौन कौन सा है, एक एल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो क्रियात्मक समूह है। तो इन दोनों क्रियात्मक समूह में आप जब उस चार्ट से देखेंगे बुक में, तो सबसे पहले इसको रखा गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, उसके बाद एल्कोहल को रखा गया है। तो जिसको बाद में रखा गया है, जिसको जिस क्रियात्मक समूह को कम प्रायोरिटी दी गई है ना, तो उसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापी के रूप में यूज कर लेते हैं। और जब कोई क्रियात्मक समूह, ये देखिए क्रियात्मक समूह था और यहाँ ऊपर लिखा है प्रतिस्थापी की तरह प्रयोग करते समय, है ना। ये चीज मतलब जब किसी क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी की तरह हम यूज करेंगे तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोक्सी को, अगर एल्कोहल को प्रतिस्थापी के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एल्कोहल के लिए लगता है आल, लेकिन आल लगाना चाहिए क्रियात्मक समूह के लिए, है ना। एल्कोहल वाले क्रियात्मक समूह के लिए आल लगाना चाहिए, लेकिन आल अब नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आल अब क्या है, एल्कोहल वाला ग्रुप प्रतिस्थापी के रूप में काम कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी शब्द लगाएंगे हम। ठीक है, इसको करके देखिए, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले रूल क्या है, सबसे पहले नंबरिंग का, है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्रियात्मक समूह से। क्रियात्मक समूह दो है, कहाँ से स्टार्ट करें, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। अब ये चीज आपको बुक की चार्ट देख के समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ इन दोनों में इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर गिनना स्टार्ट यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 गिन लिए। अब इसके बाद नियम लगाएंगे, रूल लग कहते हैं कि पहले प्रतिस्थापियों को लिखिए, है ना। अब यहाँ पर देखना, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह हैं। लेकिन यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, एक को प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा, है ना। और प्रतिस्थापी उसी को मानेंगे हम जिसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, इसीलिए तो इसको पहला नंबर दिए, यानी प्रतिस्थापी इसी एल्कोहल वाले को मानेंगे। और जब एल्कोहल को प्रतिस्थापी के रूप में यूज करेंगे तो इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा, है ना। अब ये हाइड्रोक्सी किस कार्बन पे है, 5वें कार्बन पे। तो इसके लिए नाम हो जाना चाहिए 5 हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी लिख दिया हाइड्रोक्सी। 5वें कार्बन पे था, 5 हाइड्रोक्सी, है ना। 5 हाइड्रोक्सी। साइक्लो नहीं बन रहा है कोई साइक्लिक फॉर्म। कितने कार्बन है, कुल 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, है ना। 5 हाइड्रोक्सी हेक्स। बंध कितने हैं कार्बन कार्बन के बीच, एक बंध, एक बंध रहता है तो एन, है ना, हेक्स एन, है ना। अब क्या बचा है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। इस कार्बोक्सिलिक समूह के लिए क्या करते हैं, कोई अम्ल लगाते हैं, अनुलग्न के रूप में, सॉरी अनुलग्न के रूप में, है ना। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, अनुलग्न के रूप में कोई अम्ल लगाएंगे, लेकिन कोई अम्ल के आगे 1 लगाएंगे क्योंकि ये पहले कार्बन पे है ना। तो 1 ओइक अम्ल, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, है ना। 5 हाइड्रोक्सी हेक्स एन 1 ओइक
अम्ल। अब आप बात समझ गए होंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में उपस्थित हों तो वहाँ पर एक को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, बाकियों को प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा, है ना। प्रतिस्थापी मानेंगे, और जब प्रतिस्थापी हम मान लेंगे तो उसका नाम, ये जो पहले जो क्रियात्मक समूह के लिए अल, एल्डिहाइड, कीटो ये सब लगता था, इसकी बजाय इसका नाम बदल जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको चार्ट से समझनी पड़ेगी आपकी बुक से, है ना। रूल क्या है हमने ये समझाया है आपको, है ना। हमने ये समझाया आपको कि रूल क्या है कि अगर दो एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह है तो वहाँ पे एक को क्रियात्मक समूह मानेंगे, बाकियों को प्रतिस्थापी की तरह यूज करेंगे। और नियम क्या है कि पहले प्रतिस्थापियों को लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या साइक्लो अगर बन रहा है तो ठीक है साइक्लो लिखेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो कार्बन की जितनी कार्बन है उसके हिसाब से उसको नाम देंगे, फिर बॉन्डिंग देखेंगे, और फिर लास्ट में सबसे बाद में जिसको क्रियात्मक समूह माने हैं उसका नाम लिखेंगे और उसके उस क्रियात्मक समूह के लिए क्या यूज करते हैं, है ना। जैसे कार्बोक्सिक था यहाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, और इसके लिए ओइक अम्ल यूज करते हैं, तो पहले कार्बन पे था, पहले ओइक अम्ल लिख दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बचा है उसको समझ लेते हैं उसके बाद। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों का नाम। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक का नाम, ठीक है। अब एक चीज आपने ये हम यस कर रहे हैं अभी। अब देखिए एक चीज आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, 6 कार्बन वाला एक साइक्लिक कार्बनिक यौगिक है, 6 कार्बन वाला, ठीक है। अब इसमें चाहे इस तरह से ये बनाए, चाहे इसको इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाए, या फिर इसको इस तरह से बनाए, ये तीनों स्ट्रक्चर एक है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन तीनों स्ट्रक्चर को एक ही, ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही है। इन तीनों स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम देते हैं बेंजीन। इन तीनों स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम देते हैं बेंजीन, और ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे 6 कार्बन बना के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड लगा दे, इस तरह से एक बगल में लगाया है यहाँ साइड से स्टार्ट करके, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड। चाहे यही कार्बन यही डबल बॉन्ड अलग तरीके से अरेंज करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ डबल बॉन्ड लगाए, इसको छोड़ के फिर यहाँ, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ, अगर देखेंगे इस तरह से अल्टरनेट पर, है ना, एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, है ना। चाहे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, चाहे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, चाहे ऐसे बनाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब के नाम क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन की क्या खासियत है, इसमें 3 चीजें हैं, है ना। पहली बात तो अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, पहली बात तो 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर, है ना, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड मतलब एक को छोड़ के एक, जैसे यहाँ डबल था फिर छोड़ के एक सिंगल है, फिर डबल है, फिर एक छोड़ के फिर डबल है, इस तरह से अल्टरनेट पर, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है, और क्या है 6 कार्बन है, और क्या है साइक्लिक है, साइक्लो, समझ रहे हैं, क्योंकि कार्बन देखिए बंद है पूरी तरह से, यहाँ से स्टार्ट करें फिर यहीं घूम के आ रहे हैं, है ना, साइकिल एक रिंग बन रही है, एक रिंग बन रही है, ठीक है। तो मतलब बेंजीन के अंदर 3 चीजें समाहित हैं, बेंजीन के अंदर 3 चीजें समाहित हैं, क्या कि साइक्लो, है ना, ये साइक्लो समाहित है बेंजीन में, ये कार्बन की चेन फिक्स है हेक्स, है ना, और क्या है इसके अंदर बंध कितने हैं, ईन, है ना। बेंजीन के अंदर ये 3 चीजें हैं, मतलब अगर ये स्ट्रक्चर दे देता है, ऐसे तरह के अगर कंपाउंड में नाम लिखने के लिए पूछता है तो उसमें 3 चीजों के बारे में नहीं सोचना है, ना तो साइक्लिक के बारे में सोचना है, ना तो अलग से साइक्लो लिखना है हमको, ना तो अलग से कार्बन के लिए हेक्स पेंट ये सब लिखना है,
और ना ही हमको क्या लिखना है, इन आइन के बारे में सोचना है ना। लेकिन ऐसे ही स्ट्रक्चर, अब ये नहीं कि साइक्लो में ऐसे भी बना सकता है 5 कार्बन वाला, तो इसके लिए नहीं, इसके लिए हम यहाँ इसके लिए बेंजीन नहीं यूज करेंगे। मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 6 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होने चाहिए। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होने चाहिए। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड नहीं देता है, बीच में ऐसे पूरा गोला सर्कल बनाता है, तब भी बेंजीन मानेंगे। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, और इसके लिए शब्द साइक्लो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है तो वहाँ पे हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड के लिए 1 इन 2 इन 2 आइन साइक्लो ये सब हेक्स पेंट ये सब लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे बेंजीन लिख देंगे ऐसे स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, नाम करके देखें, नाम करके देखें, चलिए यहीं इसी में देखते हैं, है ना। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर बना था, है ना, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, इसका नाम क्या होना चाहिए था। नियम क्या है, पहले प्रतिस्थापी को लिखिए, प्रतिस्थापी जहाँ रहेगा उसको नंबरिंग फर्स्ट देंगे। अब यहाँ डबल बॉन्ड के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है, सोचना ही नहीं नंबर। क्या करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के बारे में सोचेंगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस तरह से दे सकता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 मेथिल बेंजीन, है ना, मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ नाम क्या लिखेंगे इसके लिए, 1 मेथिल, पहले कार्बन पे क्या मेथिल लगा हुआ है ना। और उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए अब हमको देखना, अब यहाँ पर प्रतिस्थापी लिख लिए, इसके बाद हमको साइक्लो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, साइक्लो लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो कार्बन की संख्या गिनने की जरूरत है, ना तो इन आइन लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम हमने दे रखा है, क्या, बेंजीन। तो 1 पे मेथिल है, मेथिल बता दिए हम कि पहले कार्बन पर मेथिल है। अब सीधे सीधे बेंजीन लिख देंगे केवल, ये बात समझ में आई। अगर यही स्ट्रक्चर ये भी है ना, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें OH लगा देते, है ना, या फिर क्या कर देते COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते, कोई भी क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगा देते, है ना, एक यहाँ पर प्रतिस्थापी लगा देते। अब नंबरिंग करने की जरूरत है, हमको नंबरिंग करने की जरूरत है, तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को पहला कार्बन मानेंगे, तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं तो 2 क्लोरो, है ना, इसके लिए क्या लिखते हैं 2 क्लोरो, दूसरे कार्बन पर मेथिल, सॉरी क्लोरो ये मेथिल है ना, मेथिल वाला क्रिया प्रतिस्थापी लगा है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, है ना, बेंजीन 1 ऑल, इतने पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, बेंजीन, है ना, 2 मेथिल बेंजीन 1 ऑल, 1 ऑल, क्योंकि एल्कोहल लगा है ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल लिखते हैं, तो पहले कार्बन पे है यहाँ पे तो 1 ऑल। अगर यहाँ COOH होता, है ना, अगर यहाँ COOH होता तो 1 ओइक अम्ल लिख देते। अगर यहाँ पर ये होता तो यहाँ पर 1 ओइक अम्ल लिख देते, कोई और क्रियात्मक समूह होता तो कोई और लिख देते। अगर मेथिल के साथ यहाँ पर Br होता, यहाँ पर Br होता तो सबसे पहले इसको लिखते, है ना, तो मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पर 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, है ना, चौथे वाले कार्बन पे ब्रोमो लगा है तो अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं, तो पहले B आएगा तब जाके C आएगा, तो पहले फिर 4 ब्रोमो, फिर इसके बाद 2 मेथिल, फिर उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को बेंजीन, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह सबसे लास्ट में लिखते हैं, क्रियात्मक समूह है आपका कार्बोक्सिलिक, और इस कार्बोक्सिलिक के लिए लिखते हैं ओइक अम्ल, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ओइक अम्ल। आई होप आप ये पूरी IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कुछ आपके क्या होते हैं कॉमन नेम होते हैं, कुछ कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नेम भी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद ये IUPAC खत्म करते हैं। आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख लिया है ना। अब इसमें थोड़ा सा और आपको जानने की जरूरत है कि कुछ चीज़ों के नाम क्या होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ कंपाउंड को उनके कॉमन नेम से भी जाना जाता है, तो वो आपकी बुक में दिया गया है, मैं सब तो नहीं बता सकती यहाँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखिए जैसे आपको क्या है फार्मिक एसिड, है ना, फार्मिक एसिड, तो क्या हो जाएगा फार्मिक एसिड के लिए HCOOH, है ना, ये क्या है आपका फार्मिक अम्ल,
फार्मिक अम्ल। इसके लिए आपको फिर आता है CH3 COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, है ना। इसके बाद फिर आपको कहते हैं कि जैसे COOH, इसके साथ फिर इसके लगा हुआ COOH, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। इसके बाद फिर आपको आता है ऑक्जेलिक के बाद, अगर ये केवल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक का एक कार्बन इस कार्बन डायरेक्ट से जुड़ा है, अगर इसको यहाँ से जोड़ दें इस तरह से, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मेलोनोइक अम्ल, है ना। अब इसके आगे अगर यहाँ से डबल से जोड़ दे, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, ये चीज देखिए। इसके बाद अगर आपको यहाँ से एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, है ना, इससे मतलब ऐसे COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, यहाँ हो जाएगा सक्सेनिक अम्ल। यही स्ट्रक्चर आपको अगर 3 बार ऐड करके दे दे, जैसे यहाँ COOH फिर COOH को 3 कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूटारेट ग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है। अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दे, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। ये चीज आप लिख रहे होंगे, इसके आगे देखते हैं फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग के आगे मेथिल ग्रुप लग जाए तो इसको नाम देंगे टॉलिन, है ना। अगर आपके NH2 लग जाए एनिलीन, है ना। अगर आपको पिक्रिक अम्ल, ठीक है। ये सब आपके कुछ कॉमन नेम है, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, है ना। ये सब आपके कुछ कॉमन नाम है, ये आपकी बुक में दिए, और इसमें ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। IUPAC समझने वाली चीज़ थी जो हमने आपको पूरी समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा, IUPAC पे आप खुद पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कोई स्ट्रक्चर बनाइए, आपको बस याद क्या रखना है कि कार्बन 4 से ज़्यादा बंध नहीं बना सकता है, और उसके रूल याद रखने हैं कि सबसे पहले हमको प्रतिस्थापी लिखना है। फर्स्ट डिग्री परफेक्ट्स में हमको पहले प्रतिस्थापी लिखना है, फिर अगर साइक्लो बनता है तो साइक्लो लिखना है, फिर उसके बाद जितने कार्बन है उस हिसाब से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देख लेनी है। अगर एक बंध बनता है तो एन, 2 बंध बनता है तो इन, 3 बनता है तो आइन शब्द लगाएंगे। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आएगा क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह को लिख देंगे। क्रियात्मक समूह के लिए क्या लगाते हैं, अनुलग्न या पूर्वलग्न, ये आपको चार्ट से पता चलेगा। और जो क्रियात्मक समूह रहेगा उस हिसाब से आप उसके आगे क्या लगा देंगे, अनुलग्न लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ को, इस रूल को लिखने से पहले सबसे पहले आप नंबरिंग, अगर आप नंबरिंग करना सीख गए तो आपको कोई जरूरत नहीं, बस आपको रूल याद है, सीधे सीधे रूल पर रखते चले जाएंगे। लेकिन नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर एक साथ क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी सब साथ में दिया गया है, तो जहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा है आप वहीं से गिनना कार्बन को स्टार्ट करिए, मतलब उसी कार्बन को पहली संख्या दीजिए
जहाँ पर क्या क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। अगर नहीं लगा है तो डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड नहीं लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो प्रतिस्थापी से देखिए, और अगर कुछ भी नहीं है इनमें से सीधे सीधे कार्बन की गिनती कहीं से भी स्टार्ट करिए और उस हिसाब से कार्बन की गिनती के हिसाब से मेथ हेड प्रोब्यूटेंट नाम दीजिए, और अगर बंद एकल है तो एन लगा दीजिए, पेंटेन ब्यूटेन हेक्सेन, है ना। अगर आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर में तो पेंटीन हेक्सीन, है ना, ब्यूटीन, प्रोपीन, इस तरह से नाम। अगर सिंगल सिंगल बांध है तो प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन जो कुछ भी नाम होता है इस तरह से नाम लीजिए। ठीक है, आई होप आपको पूरा IUPAC नाम समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस